कैसी कैसी बात कर रही हैं भाभी। आपको ये बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अभी भैया को गए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति, ये आज मुझे दिख रहा है। हम बहनें बेटियां अपने मायके को सलामत देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए होती है। आप भाभियां ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि हम ननद को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सम्मान के लिए ही हम यहाँ आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो एक ननद को अपनी भाभी से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी? ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो दुखी थे। उनके पास मान सम्मान, धन दौलत, परिवार सब कुछ था। जो उनका घर आंगन सूना था वो था एक बेटी की कमी से। उन्होंने भगवान से लाखों दुआएं मांगी, दिन रात मंदिरों के दर्शन किए, जहाँ कोई भी बताता वहाँ जाते, तब जाके उन्हें एक बेटी मिलती है जिससे उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसके अभाव में उन्हें कितने दुख होते थे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उनके यहाँ 4 पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी। इस कारण जब पराग की बहन घर में आती है वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बहन को सीने से लगाए रखता, किसी को छूने नहीं देता। वो कहता है मेरी बहन मेरी आँखों का तारा है। दोनों भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सोते साथ में, बैठते उठते, खेलते खाते, हमेशा एक साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतता है और पराग के पिता का निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पराग पर आ जाती है। पराग अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपनी बहन की शादी अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ करवा देता है, जिससे उसकी बहन उससे ज़्यादा दूर ना रहे और वो हमेशा उसके पास, उसकी आंखों के सामने। मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मुस्कान अपने भाई से कहती है आप भी शादी कर लो, और पराग की भी शादी हो जाती है। घर तो खुशियों से भरा हुआ था, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। समय बीतता है और पराग के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इधर मुस्कान के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की। जिस चीज़ की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। भाई बहन बहुत खुश थे, पर वही होता है कि कब हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाए हमें पता नहीं चलता। एक दिन पराग को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। अब वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बहन, उसके बच्चे, बीवी। उसके लिए वो वसीयत बनवाता है, उसमें एक हिस्सा अपनी बहन के लिए और बाकी अपने बच्चों और बीवी के लिए रख देता है। कुछ दिनों के बाद पराग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी वसीयत का सच सामने आता है तो उसकी बीवी और बच्चों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। माँ से कहते हैं कि माँ, पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने बुआ के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों कर दी? उनके पास कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, उन्होंने हमारा हिस्सा बुआ को क्यों दिया? अब जब भी मुस्कान घर में आती कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी उसे चाय के लिए नहीं पूछती। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती, पर ये सोचती कि शायद भाई के दुख की वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है, उनका व्यवहार बद से बदतर होने लगता है। अब वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। जो दिन भर बुआ बुआ कहकर थकते नहीं थे, आज बुआ का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाते। वो भाभी जो दीदी दीदी करते उनके आगे पीछे घूमती थी, आज वो उनके आते ही रूम में बंद हो जाती, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि मुस्कान उनके घर आए। मुस्कान ने भी धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं क्या फ़ायदा। एक दिन वो लेटी हुई थी, अपने भाई के बारे में सोच रही थी, तभी भाभी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि आपको घर पर आना पड़ेगा।
वो डरी सहमी से तैयार होकर घर की तरफ निकलती है। घर जाकर पहुंचती है तो देखती वहाँ पर लोगों की भीड़ लगी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बुआ आ गई हैं, इनसे पेपर पर साइन करवा लो, इन्हें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ इन्हें बता दो इनके पास क्या किसी चीज़ की कमी है जो ये हमारे हिस्से पर कब्जा करना चाहती हैं। मुस्कान ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुस्कान की भाभी कहती हैं, दीदी यहाँ पर आकर साइन कर दो, आपको क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है? वो तो आपके भाई ने भावुक होकर आपको प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया। आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप क्यों प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं? मुस्कान अपनी भाभी की ऐसे बातें सुनकर कहने लगती है, भाभी भाई को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति। मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती हूँ? वो तो भाई का प्यार था जो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दी तो क्या हो गया। इस पर दोनों बच्चे कहने लगते हैं, बुआ आपको शर्म नहीं आती है? आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है। आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है फिर भी आप हमारे हक पर अपना हक जमाना चाहती हैं। आपको लाज नहीं आती है? बच्चों की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान का कलेजा तो मुंह में आ रहा था। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, उसने कहा कि कागज़ इधर लाओ। साइन किए और वो अब समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसका आना व्यर्थ है। सारा खेल प्रॉपर्टी का था और वो ये सोचकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पिया से ससुराल चली आती है। समय बीतता है, मुस्कान ने कभी भी पलटकर अपनी भाभी की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी भाभी ने उसे कभी फ़ोन किया, पर वो अपने भाई को याद करना कभी नहीं भूलती। समय बीतता है और 2 साल निकल जाते हैं। आज उसके बेटे का बर्थडे है और वो भगवान के पास मंदिर में पूजा कराने के लिए जाती है, साथ ही कुछ ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और मिठाई दान देने के लिए। जब वो मंदिर में ये सब कर रही होती है तो अचानक उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जो फटे हाल और गंदे कपड़े पहने हैं। उसे देखकर अचानक उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो कहती है, भाभी आपके साथ ये क्या हुआ? ये किसने किया आपके साथ ये सब? वो औरत उसे देखकर, जो कि उसकी भाभी थी, वहाँ से भागने लगती है। मुस्कान उन्हें पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। भाभी क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की है? तब भाभी कहती है, जैसे मैंने व्यवहार तुम्हारे साथ, भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है जो मैंने आपके साथ किया। मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे बच्चों ने वो प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली और मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ। 4 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं मिला है। एक एक अन्न के दाने के लिए हमारे बच्चों ने हमें तरसा दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया भगवान ने उसकी अच्छी सज़ा दी है। मुस्कान कहती है, भाभी आप क्या बोल रही हो? वो उसे गले से लगा लेती है और भाभी को पानी पिलाती है और अपने घर ले आती है। मुस्कान कहती है, भाभी आप बताइए क्या हुआ? पूरा सही सही और सच सच बताइए, क्या किया आपके बच्चों ने आपके साथ में? तब वो रोने लगती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों का लालच कम नहीं हुआ जबकि और बढ़ गया। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे हिस्से को भी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, पराग ने मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा है, उस पर तुम क्यों हक जता रहे हो? तब वो कहते हैं, आपको इस सब की क्या ज़रूरत है? आप रहती तो हो हमारे साथ, आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए? क्या मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर बांध कर ले जाओगी? तब तो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, कुछ भी हो जाए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे बच्चे लालच में आ चुके हैं और वो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग कर आई हूँ और यहाँ छिप गई। उन्होंने मुझे रूम में बंद करके रखा था। 4 दिन से मुझे खाने को नहीं दिया था। कहा था जब तक कि प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करोगी मैं तुम्हें खाने को नहीं दूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान कहती है, नहीं भाभी आप ऐसा मत बोलो, आप मेरी माँ के समान हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो। मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है
और यह कहकर ही वो अपनी भाभी को अपने गले से लगा लेती है और दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मुस्कान अपनी भाभी से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको दिलाकर रहूँगी। तो उसकी भाभी कहती है, रहने दो, ले लेने दो उनको, मैं कहीं भी जाकर गुजर कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम परेशान मत हो। इस पर मुस्कान कहती है, आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरी तो आप माँ के समान हो, आप हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बच्चों को सबक सिखाना थोड़ा ज़रूरी है। मुस्कान कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूंगी। तभी वो एक वहाँ के प्रसिद्ध वकील को फ़ोन करवाती है और कहती है कि एक मामला दर्ज करना है धोखाधड़ी, मार पिटाई का, बदसलूकी का। कैसे उनके बच्चों ने एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए अपनी माँ को इतना मारा पीटा और प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उन्हें भूखा प्यासा रखा। जब उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की तो उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। वो किसी भी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, जज मुस्कान की भाभी के पक्ष में फैसला देता है और वो कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। अगर उन्हें रहना है तो वो मकान का किराया देंगे, तभी वो उनके साथ रह सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनका हक है, वो चाहें जिसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हैं। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने सुनते ही बच्चे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आप हमारे साथ रहो चलकर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। पर मुस्कान की भाभी कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, मैं एक बात अच्छे से समझ चुकी हूँ कि प्रॉपर्टी और पैसा आदमी को किसी भी हालत में नीचे गिरा देता है। वो अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और परिवार और रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं आज से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मुस्कान के नाम करती हूँ। तुम लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हें रहना है यहाँ रहो, उसके रहने का तुम्हें हर्जाना देना होगा और मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी। बच्चे ये सुनकर तो उन्हें काटो तो खून ना निकले ऐसी स्थिति में खड़े हुए थे और उन्हें भी ये समझना ज़रूरी था कि कैसे तुम एक प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए रिश्तों को नकार देते हो। क्या प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है जिसमें तुम अपने ही लोगों की मारपीट और उनके साथ दुर्व्यवहार करते हो। अब उनके बच्चे भी ये सब समझ चुके थे, पर उन्होंने अपनी माँ का विश्वास खो दिया था। अब वो जो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात का उन्हें हमेशा के लिए अफसोस रह गया। वापस आ चुकी है और वो उसे बहुत प्यार करती है। उसने भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दे दो, मैं तो आपके बदलाव से ही बहुत खुश हूँ। तब वो अपनी बच्चों से कहती है, देखो तुमने बुआ के खिलाफ मुझे कितना भड़काया, तुमने क्या क्या किया, और ये तुम्हारी बुआ सब कुछ छोड़कर तुम्हें खुश देखना चाहती और तुम्हें उसने माफ़ भी कर दिया है। अपने बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बुआ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं। मुस्कान उन्हें माफ़ कर देती है और गले से लगा देती है। ये सबक सबको सीखना चाहिए कि पैसे अपनी जगह पे हैं, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। एक बार अगर वो खो जाए फिर वो कभी नहीं मिल सकते। पैसा तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं। अपने परिवार को मान सम्मान दीजिए। अपनी बुआ हो, चाहे भी अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसके प्यार को समझिए, उसे पैसों से मत तोलिए। हमारी कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। एक पत्नी ने सरेआम अपने पति को जोरदार तमाचा गाल पर रख दिया। आखिर उसके पति ने ऐसा क्या किया था? अगर आप जानना चाहते हैं तो कहानी को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही अच्छी और इमोशनल कहानियाँ सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी निधि की है, जो एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो छोटी सी जॉब करती है और बहुत खुश है। वो शादी नहीं करना चाहती है, पर माँ बाप के दबाव में आकर वो कहती है कि जो व्यक्ति
दहेज नहीं लेगा मैं उसी से शादी करूँगी। दीपक की माँ जब उसे पहली बार देखती है तो पहली बार में ही पसंद कर लेती है। वो निधि के पापा से कहती है कि आपकी बेटी का अपने बेटे दीपक के लिए हाथ मांग रही हूँ। मैं आपकी बेटी को रानी बनाकर रखूँगी। हमारे घर में नौकर चाकरों की कोई कमी नहीं है, हमें दहेज भी नहीं चाहिए। उसके पिता बहुत खुश होते हैं और कुछ ही वक्त में दोनों की शादी हो जाती है। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, पर धीरे धीरे सब अपना अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब दीपक निधि पर हाथ नहीं उठाता और उसकी सास उर्मिला अपने बेटे का ही साथ देती। बेचारी निधि चुपचाप सब कुछ सह जाती, कुछ नहीं बोलती, पर आज तो बर्दाश्त की लिमिट ही ख़त्म हो जाती है। जब ससुराल में कुछ मेहमान आने वाले होते हैं तो सुबह से उससे कह दिया गया था कि खाने में क्या क्या बनना है सबकी तैयारी कर लेना। बेचारी निधि 4 बजे से उठकर नौकरों की तरह घर में काम में लगी हुई थी। आज उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब थी, उसे बुखार था। वो सासू माँ से कहकर अपने लिए दवाई लेने जाती है। जब आने में थोड़ी लेट हो जाती है तो सासू माँ उस पर भड़क जाती है। उसे देखते ही अशब्द कहने लगती है और उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा लगाते हुए कहती है, आज मेहमान आने वाले थे, तुझे पहले ही बता दिया था, फिर क्यों गई बाहर घूमने के लिए। निधि कहती है, माँ जी मैंने आपको बताया तो था कि आज मेरी तबीयत ख़राब है, बस मैं दवा लेने गई थी। अच्छा, अब बहाना बना रही है। कोई महारानी है जो सारा काम हम लोग नौकरों की तरह देखेंगे? बहाना बनाने में तो तू बहुत एक्सपर्ट हो गई है। तभी वहाँ पर दीपक आ जाता और कहता है, माँ आप किससे कह रही हो? ये तो बहुत ही ढीठ है, ये लातों के भूत हैं, बातों से इन्हें बात समझ में नहीं आती है। दीपक भी अपनी माँ की तरह सुर में लाते हुए उसे उल्टा सीधा कहने लगता है। पति की बातें सुनकर भी निधि चुपचाप रहती और कुछ नहीं बोलती है। कुछ देर में मेहमान आने लगते हैं और निधि सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। तेज बुखार होने के कारण से ट्रे हाथ से छूट जाती है और दीपक के शर्ट पर थोड़ी चाय गिर जाती है। दीपक आओ न देखता था और उसे चिल्लाने लगता है, बेवकूफ़ औरत, नाश्ता सर्व करना भी नहीं आता है? तेरी माँ ने तुझे ये भी नहीं सिखाया है? अब बुत बनकर क्या खड़ी है? जा कपड़ा लेकर आ और इसे साफ कर। दीपक की बातों का मानो निधि पर कुछ असर नहीं हो रहा होता, वो चुपचाप खड़ी होती है। तभी दीपक उसके बाल पकड़ता है और उसे धक्का दे। यहाँ पर निधि का बांध, सब्र का बांध टूट जाता है। वो उसकी तरफ आंखें दिखाने लगती है। जैसे ही वो दीपक उसे देखता है कहता है, तेरी इतनी औकात कि तू मेरे सामने खड़े होकर नजरें ऊपर की हुए, तुरंत नीचे कर। निधि अपनी आंखें नीचे नहीं करती है तो वो उसे गालियां बकने लगता है। कहता है, शुक्र मना कि मेरी वजह से तुझे इस घर में जगह मिल रही है, वरना तुझे धक्के मारकर अभी घर से निकाल देते। इतने सारे मेहमान बैठे हुए थे, फिर भी दीपक गालियों पे गालियाँ दिया जा रहा था और कह रहा था, आवारा कहीं की, ना जाने कितने यार बैठे हैं बाहर तेरे, जो दिन रात बाहर ही घूमती रहती है, घर में तो तेरा मन नहीं लगता है। निधि को इतना बुरा लग रहा था पर वो कुछ कर नहीं सकी। निधि मन ही मन सोच रही थी कि अगर आज उसने इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई तो वो कभी नहीं उठा पाएगी। निधि ने अपने आप को समेटा और चिल्लाते हुए बोली, बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझ पर। मैं जितना बर्दाश्त करती जा रही हूँ, आप मेरे आत्मसम्मान को छलनी करते चले जा रहे हैं। जैसे ही दीपक उसे चांटा मारने के लिए जाता है, वो उसका हाथ पकड़ लेती है और एक जोर से चांटा दीपक के गाल पर रख देती। दीपक पलटकर उसे थप्पड़ मारने के लिए फिर से करता है तो वो हिम्मत जुटा उसका हाथ पकड़ लेती है और एक चांटा दूसरे गाल पर रख देती है। बेटे को पिटता देखकर सास तिलमिला उठती है, बोलती है, कल मुही कहीं की, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे पर हाथ उठाएगी? तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ, रुक।
और जैसे ही वो उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, निधि जोर से आंखें दिखाकर उसको बोलती है, वहीं की वहीं रुक जाओ सासू माँ, आज अच्छा नहीं होगा। जो आपके बेटे के साथ हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। बहू की ऐसी भयानक रूप को देखकर पति और सास के तो होश उड़ गए। सभी रिश्तेदार निधि का ऐसा रूप देखकर आश्चर्यचकित रह गए। तुम माँ बेटों ने मुझे मेरी औकात दिखा रहे हो, अब मैं तुम दोनों को तुम्हारी औकात दिखाती हूँ। आज से तुम दोनों अपनी उल्टी गिनती शुरू कर दो। जितनी मन्नतें करनी है कर लो, जिससे दुआएं मांगनी है मांग लो। देखती हूँ तुम्हें आज कौन बचाता है। निधि के मुंह से ये सब सुनकर उनके कदम वहीं के वहीं रुक जाते हैं। चारों तरफ सन्नाटा हो जाता है। दीपक अपनी नजरें नीचे कर लेता है। वो समझ चुका था कि आज निधि को कोई नहीं रोक सकता है। निधि कहती है, एक और शब्द नहीं मिस्टर दीपक सिंह, बहुत हो चुका है। अब मैं तुमसे दबने वाली नहीं हूँ। तुम खुद को बहुत महान समझ रहे हो, लेकिन यही तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। और क्या कहा तुमने, मैं आवारा हूँ? अब तुम इस आवारा औरत का असली रूप देखोगे। अब मैं तुम दोनों माँ बेटे को जेल की चक्की ना पिसवाऊँ तो मेरा नाम निधि नहीं। मैं भी अपने बाप की बेटी नहीं हूँ। इतना बोलकर निधि ने अपने चचेरे भाई को फ़ोन लगाया, जो अभी अभी उसी शहर में के थाने में इंचार्ज बनकर आया था। कपिल जी, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है अपने पति और सास के खिलाफ घरेलू हिंसा के विरोध में। बस मैं कुछ ही देर में पहुंच रही हूं। इतना सुनकर दीपक और उसकी मां के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। सभी मेहमान हक्के बक्के रह गए। दीपक को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसे निधि से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कदम उठा सकती है। दोनों माँ बेटे सभी मेहमानों के सामने गिड़गिड़ाते हुए निधि के पैरों में गिर गए और बोले, हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। बहू, हम दोबारा ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम दोनों माँ बेटे कहाँ जाएंगे? ऐसा मत करो, हमारी इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारी इज्जत का तो कुछ ख्याल करो। समाज क्या कहेगा? तुम जैसा चाहोगी हम वैसा करेंगे। हाँ, कभी तुम्हें परेशान भी नहीं करेंगे। तुम जो चाहोगी हम वो तुम्हारे लिए करेंगे। तब निधि कहती है, मुझे इस घर में अपना वजूद चाहिए। घर आपको मेरे नाम करना होगा ताकि आप मेरा कुछ ना बिगाड़ सकें और मेरा वजूद कायम रह सके। माँ बेटे ने फटाफट वकील को बुलाया और कागज़ तैयार करवाए और निधि के नाम पर घर कर दिया। निधि बोली अपने पतिदेव से, दोनों लोग याद रखना, अगर दोबारा मेरे साथ किसी ने हाथ उठाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जैसे आप लोग मुझे बार बार चांटे और ताने देते हैं ना, बस अपनी बारी का इंतजार करते रहना। एक गलती और मैं आपको घर से उठाकर बाहर। निधि बोलती ही चली जा रही थी, मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। तुमने क्या कहा था, मैं नौकरानी हूँ? मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। मैं इस घर में शादी कर कर आई हूँ, खरीद कर नहीं लाई गई हूँ। बहुत सह लिया तुम लोगों का अत्याचार, अब मेरी बारी है। रुको, तुम्हें तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आगे चलकर तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी मेरे सामने बोलने की। दीपक जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रही हो? अपनी आवाज़ को नीचा रखो। दोनों ही खड़े चुपचाप उसकी बातें सुन रहे थे। उसने कहा कि जो कुछ अभी हकीकत में नहीं बदल पाया, जल्दी ही उसे भी बदल दूंगी हकीकत में। आज दीपक और उसकी माँ चुपचाप खड़े थे, जैसे दोनों को सांप सूंघ गया हो। निधि अपनी आपको आज बहुत हल्का महसूस कर रही थी। बहुत अत्याचार उसने सह लिए, बहुत मारपीट सह ली, अब और नहीं। उसे समझ में आ चुका था कि अगर वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती तो वो पैरों के नीचे कुचल दी जाती और उसका अस्तित्व वहीं ख़त्म हो। आज वो बहुत खुश थी और अपनी माँ को फ़ोन लगाकर उसने सारी बात बताई। माता पिता भी बहुत खुश थे। उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व हो रहा था, क्योंकि आज उसने अपने आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी और जीत भी ली। निधि बोली, पापा, अब आपकी बेटी कमज़ोर नहीं है। मैंने अपनी हक की लड़ाई लड़ी, जीत कर दिखाई।
आपका अब कोई अपमान नहीं करेगा। अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। अब जब चाहे घर आ सकते हैं, बात कर सकते, बैठ सकते हैं और मेरे साथ रह सकते हैं। अब आपका कोई अपमान नहीं करेगा, और करता है तो मैं उसे देख लूँ। इतना कहते ही निधि फ़ोन रख देती है और आज सुकून से वो सोफे पे बैठकर चाय पी रही है और वो अपने इस डिसीजन से खुश है कि आज उसने अपने लिए लड़ाई लड़ी। ठीक इसी प्रकार हर किसी को अपने लिए खुद लड़ना होता है। घरेलू हिंसा का शिकार ना बने और अपने आत्मसम्मान की लड़ाई खुद लड़ें। आशा करती हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी। जल्दी ही मिलती हूँ एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। पापा मुझे बचा लो, जैसे माँ को दादी ने मार दिया वैसे वो मुझे भी मार देगी। इतना सुनते ही माधव अपनी बेटी को गले से लगा लेता है। आखिर क्या हुआ उसके माँ के साथ में, अगर आप जानना चाहते हैं तो कहानी का अंत तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। वो 5 साल की बेटी जिसने अपनी माँ को अपनी आँखों के सामने मरते हुए देखा है। सोचिए उसकी हालत क्या होगी। कैसे उसने अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी दादी के पैरों पर गिड़गिड़ाने लगी, पर उसकी दादी ने उसकी एक नहीं सुनी। वो तो उस बच्ची को भी उस टाइम मार ही डालती अगर उसका पिता माधव नहीं आता। माधव जैसे ही घर में एंट्री करता है, वो छोटी सी बच्ची अपने पिता को देखकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और इधर उसकी दादी आश्चर्यचकित हो जाती है कि माधव कैसे आ गया। आनन फानन में वो माधव से कहती है, देखो बहू को क्या हो गया है, पता नहीं कैसे गिर गई है और देखो कितना खून निकल रहा है। तब से मैं कह रही हूँ कोई तो मेरी बहू को बचा ले, और ये तुम्हारी बेटी रोए जा रही है, कोई घर पर नहीं है। माधव जैसे ही देखता है कि राधा नीचे पड़ी है और उसके सर से खून बह रहा है, वो तुरंत उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए जाता है। इधर माधव अपनी बेटी से कहता है, तुम दादी के साथ आ जाना, मैं तुम्हारी माँ को लेकर जा रहा हूँ। वो पापा पापा चिल्लाती है और दादी उसका मुंह बंद कर देती है और कहती है, खबरदार जो तुमने अपने पापा को कुछ भी बताया, जैसे तुम्हारी माँ को मारा है ना वैसे तुझे भी मार डालूँगी। ये कहते हुए उसके साथ हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो जाती है। वहाँ पहुंचकर माधव उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण राधा कोमा में चली जाती है। माधव अपनी माँ से पूछता है, ये सब क्या हो गया है, कैसे हुआ? और तब उसकी माँ कहती है, मैं उसको बहुत मना करती थी, बेटी काम मत करो, दिन भर काम करने से क्या है, थोड़ा आराम भी कर लो। पर वो मानती नहीं है, दिन भर ऊपर से नीचे बस भागती रहती थी। पैर फिसल गया और उसका सर सीढ़ी से टकरा गया, जिसमें इतना सारा खून बह गया। अब बताओ मैं क्या करूं? दादी दाढ़ मार मार कर रोने लगती और वो छोटी सी बच्ची उसे दादी को देखकर कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो अपने पापा के गले लग जाती और कहती है, पापा पापा मुझे आपसे कुछ कहना है। और दादी तभी उसकी दादी आंख दिखाती है और वो चुप हो जाती है। माधव बहुत हैरान था कि अब क्या करे, वो छोटी सी बच्ची को ले जाए कि अपनी पत्नी को देखे। वो अपनी माँ से कहता है, माँ आप ऋषु को घर ले जाओ, मैं यहाँ पर राधा के साथ ही रहूँगा। पर वो छोटी सी बच्ची मना कर देती है। वो कहती है, पापा मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं बस आपके पास ही रहूँगी, माँ के पास रहूँगी। माँ को आप बचा लो, बस माँ को बचा लो। आपने आने में कितनी देर कर दी पापा, वरना माँ आज ठीक होती। उसकी बातों को वो समझ नहीं पा रहा था। वो छोटी बच्ची है, बस यही समझकर उसे टाल दे रहा था। पर वो छोटी बच्ची अपने पिता का हाथ छोड़ना ही नहीं चाहती है। माधव माँ से कहता है, माँ आप घर जाओ, मैं देख लूँगा। बहुत समझाने पर भी वो दादी के साथ नहीं जाती है। माधव अपनी बेटी को लिए राधा के रूम में एंट्री करता है। राधा बेहोश पड़ी हुई है
डॉक्टर उससे कहता है कि ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाने के कारण ये कोमा में चली गई है। बस अगर 2 दिन तक होश में नहीं आई तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप भगवान से दुआ कीजिए। दोनों बाप बेटी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और वो छोटी सी बच्ची कहती है, भगवान आप मेरी माँ को बचा लो, मेरी माँ इतनी अच्छी है, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। और दादी ने देखो उसके साथ क्या किया है। उसके पिता को कुछ शक हो जाता है और वो कहता है कि क्या हुआ रिशु, मुझे पूरी कहानी बताओ। वो उसे कमरे में ले जाता है। वो रो रही होती है। जैसे ही वो स्टार्ट करती है कि पापा दादी ना माँ को बहुत मारती थी, खाने को नहीं देती थी, ना मुझे और ना मेरी माँ को। तभी उसकी दादी आ जाती है और वो कहती है कि क्या कह रही हो रिशु। रिशु डर जाती है और माधव का शक यकीन में बदल जाता है। वो समझ रहा था कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जो उसे जानकारी नहीं है। माधव कहता है कि माँ आप रिशु के पास रहो, मैं राधा की दवा लेकर आता हूँ। पर रिशु कहती है पापा मैं आपके साथ चलूँगी। इस पर दादी उसे जब आँख दिखाती है तो वो चुपचाप बैठ जाती है। माधव कहता है 2 मिनट में अभी आता हूँ बेटा, तुम दादी के पास ही रुकना। जैसे ही माधव दवा लेने के लिए जाता है उसकी दादी उसे आँख दिखाती है और उसका हाथ मरोड़ कर कहती है, खबरदार कलमुही, अगर तूने अपने पिता को कुछ भी बताने की कोशिश की, जिस तरह तेरी माँ को मारा है ना, बस वैसे ही तुझे ऊपर से धक्का देकर मार दूंगी। तेरे पिता को कुछ भी पता नहीं चलेगा, समझी? मुंह बंद कर रखना। अगर तू जीना चाहती है तो अपने पिता को कुछ मत बताना। वो डरी सहमी सी बच्ची अपने पिता के आने पर भी अब कुछ बोल नहीं रही थी। उसके पिता ने हजारों बार उससे पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम मुझे कुछ बताना चाह रही थी, क्या किया दादी ने? पर उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो इतनी डर चुकी थी कि वो अपने पापा का हाथ पकड़कर वहीं बैठी रही और अपनी माँ को निहारती रही कि कब माँ उसकी ठीक होगी। माधव बहुत चिंतित हो चुका था। वो सोच रहा था कि कितना हंसता परिवार था, हंसता खेलता परिवार था, आज पता नहीं किसकी नज़र लग गई। 5 साल पहले वो राधा से मिला था। राधा एक हंसमुख लड़की थी। वो उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ती थी। कब उसे प्यार हो गया पता ही नहीं चला। धीरे धीरे वो एक दूसरे के साथ रहने के आदी हो गए। एक दिन माधव उसे प्रपोज कर देता है और कहता है कि तुम मुझसे शादी कर लो। तब राधा कहती है, मैं तो छोटी कास्ट हूँ, मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? तो वो कहने लगा, कास्ट वास्ट कुछ नहीं होती है, तुम कहो तो हम अभी शादी कर लेते हैं। राधा को पता था कि माधव एक अच्छा लड़का है, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार है और जल्द ही उसकी जॉब लग जाएगी। उसके लाख मना करने पे माधव से शादी करने के लिए कहता है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तब राधा मान जाती है। उसे पता है कि उसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। वो बस हॉस्टल में रहती थी और वहीं पर वो लोग शादी कर लेते हैं। शादी करके माधव अपने घर लेकर आता है उसे, तो उसकी माँ ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है। उसे भरोसा नहीं होता है कि उसका बेटा जो उसकी हर बात मानता था, आज इतनी बड़ी बात हो जाने पर उसने उससे पूछना ज़रूरी नहीं समझा। इस बात से वो राधा से चिढ़ने लगती है और उसे राधा बिल्कुल पसंद नहीं आती है। एक तो वो उसकी पसंद की नहीं थी, दूसरी वो छोटी जात। इस कारण वो मन ही मन में उससे नफरत करने लगती है, पर माधव की वजह से कुछ नहीं कह पाती। कुछ दिनों के बाद माधव की दूसरे शहर में नौकरी लग जाती है और माधव वहाँ जाने लगता है। तो अपनी माँ से कहता है कि माँ, जब मैं वहाँ पर घर ले लूँगा तो मैं राधा को ले जाऊँगा, तब तक आप इसे अपने पास रख लो, आप उसका ख्याल रखना। राधा कहती है कि आप क्यों चिंता कर रहे हैं, माँ मेरा अच्छा सा ख्याल रखेगी। और ये कहकर माधव वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों के बाद
माधव को पता चलता है कि राधा गर्भवती है और वो बहुत खुश होता है। वो उससे मिलने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुमने तो मुझे अपने जीवन की सबसे बड़ी खुशी दे दी है, मैं बहुत खुश हूँ, और उसे गले से लगा लेता है। अब तो वो राधा से कहता है कि राधा तुम कुछ काम मत करना, माँ तुम्हारी हेल्प करा देगी, तुम चिंता मत करो, कुछ दिनों के बाद मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। इस पर उसकी माँ कहती है कि अब 9 महीने तक राधा कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। जब बच्चा हो जाएगा, दोनों ठीक रहेंगी, तब तुम उसे लेकर चले जाना। माँ का प्यार देखकर माधव की आंखें भर आती और वो कहता है कि माँ आप सही कह रही हो, आप राधा का अच्छे से ध्यान रखना, मैं थोड़ा बिजी हूँ, जल्दी जल्दी आता रहूँगा, जैसे ही छुट्टी मिलेगी ज़रूर आ जाऊँगा। इस पर राधा कहती है आप अपना ध्यान रखना, और 1 महीने के बाद माधव चला जाता। अब यहाँ से राधा की परीक्षाएं शुरू होने लगती हैं। माँ उसे प्रताड़ित करने लगती है। नीची जात की होने के कारण उसे रसोई से कुछ लेने का और खाने का कोई अधिकार नहीं था। वो उसे खाने में 2 रोटियां देती और थोड़ी सी सब्जी जो कि बासी होती है। राधा ना चाहते हुए भी खा लेती, क्योंकि उसे ज़रूरत थी, उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी एक आहार की ज़रूरत थी। माँ उसके बाद किचन में ताला लगा देती, उसे पानी तक छूने की इजाज़त नहीं थी। अपने साथ हो रहे ऐसे व्यवहार से राधा तिलमिला जाती है। उसे लगता है कि अब उसे ये बात माधव को कहनी चाहिए। एक दिन वो फ़ोन पर माधव से बात कर रही होती है और जैसे ही उसे बताने वाली होती है, माधव की माँ आकर उसका फ़ोन छीन लेती और कहती है बेटा कैसे हो तुम। माधव कहता है कि माँ मैं बहुत अच्छा हूँ, राधा कैसी है। राधा भी अच्छी है और उसका 7वां महीना चल रहा है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हूँ, 4 टाइम खाना खिलाती हूँ, दूध घी फल फ्रूट सब देती हूँ, जल्दी ही देखना एक अच्छे से बच्चा पैदा होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह होगा। माधव माँ की बातें सुनकर बहुत संतुष्ट हो जाता है। उसे लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करती है और उसका हर चीज़ में ख्याल रखती है। इधर माँ जानबूझकर मोबाइल को हाथ से गिरा देती है और मोबाइल टूट जाता है। उधर माधव हलो हलो करता रहता है। अब राधा समझ गई थी कि माँ ने यह सब कुछ जानबूझकर किया है। माँ वहाँ से चली जाती है तो वो रोने लगती है। अब वो कैसे माधव से बात करेगी, कैसे इस घर से बाहर निकलेगी, कहीं उसकी बेटी, कहीं उसे अपने बच्चे से हाथ ना धोना पड़े, बस इसी चिंता में वो मरी जा रही थी। यहाँ पर सिलसिला और भी तेज हो गया उसे प्रताड़ित करने का। अब बात बात पर उसे ताने मारती, झाड़ू पोंछा करवाती और खाने के लिए कुछ नहीं देती। वो चाहती ही नहीं थी कि उसका बच्चा हो, वो चाहती थी कैसे भी करके ये बला दूर हो जाए, पर वो अपने हाथों से उसे मार नहीं सकती थी। बस इसी वजह से वो राधा को ऐसी यातनाएं दे रही थी कि वो खुद ही मर जाए। राधा बस माधव के इंतज़ार में थी कि अभी माधव घर पर आ जाए, उसे सब बात पता चल जाए और वो किसी तरह उसे बचा ले। जैसे तैसे करके 9 महीने कंप्लीट होते हैं और माधव आ नहीं पाता है। इधर घर में ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और उसकी सासू माँ उसके करीब तक नहीं आती। आस पड़ोस के लोग जब उसे देखते हैं तो उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहते हैं। उस पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बच्चा तो हो चुका है, उसे ले जाकर क्या करोगी। सारे आस पड़ोस वाले उस पर थू थू कर रहे होते हैं। कैसी निर्दयी सास है जो अपनी बहू के साथ इतना अत्याचार कर रही है। अगर उसके बेटे को ये सब पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। ये भी करके लोग उस डॉक्टर को बुलाते हैं। जच्चा और बच्चा दोनों ठीक होते हैं, बस कमज़ोरी थी तो कहते हैं कि इसे अच्छे से खाना खिलाना है, आपको अच्छे से खिलाइए पिलाइए, तभी ये बच्चे को दूध पिला पाएगी। लोगों की ऐसे बातें सुन सुनकर भी उसकी सास पर कोई असर नहीं होता है।
वो उसके साथ वैसे ही अत्याचार करती है। खाने को 2 सूखी रोटी और पानी, और इसके अलावा कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल हो जाती है उसे अपने बच्चे को दूध पिलाने में। ऐसे करके 3 महीने बीत जाते हैं। राधा कमज़ोर होती चली जा रही थी और बच्चे अभी बहुत कमज़ोर हो चुका था। वो प्यारी सी गुड़िया जिसने अभी अपनी आंखें खोली ही थी, ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों के बाद उसे अपनी आंखें बंद ही करनी पड़ेगी। पर भगवान को कुछ और मंजूर होता है। तभी माधव वहाँ आ जाता है और माधव जब राधा को इस स्थिति में देखता है तो कहता है कि माँ क्या हुआ, राधा राधा क्या हुआ और मेरी बच्ची कैसी है। वो उसे बच्ची को गोद में उठाता है। उसका शरीर बुखार से तप रहा होता है। वो राधा और बच्ची को लेकर हॉस्पिटल जाता है। घर में कोई नहीं था। उसकी माँ तो सत्संग सुनने के लिए गई थी। हॉस्पिटल से आकर डॉक्टर उसे बताता है कि राधा में खून की कमी है और बच्ची को भी दिक्कत हो रही है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। 1 सप्ताह के बाद जब वो घर पर आता है तो माँ आराम से बैठी बिस्तर पर खाना खा रही होती। उसे ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कैसी है, जिंदा है या मर गई है। माधव उसे चिल्लाता है तो वो कहती है कि मुझे क्या पता, मुझसे तो बहू कह रही थी कुछ दिन के लिए मैं अपने दूर के मामा के घर जाना चाहती हूँ, तो मैंने भी कह दिया था चली जाओ। मुझे लगा वो चली गई होगी। वैसे भी वो मुझे कुछ बताती नहीं है, मुझसे कुछ कहती नहीं है। वो दिन भर अपने बच्ची को खिलाती रहती है। बाकी सारा घर का काम मुझे खुद करना पड़ता है। माँ की ऐसी बातें सुनकर माधव को भरोसा तो नहीं हुआ, पर जब माँ रोने लगती है तो उसके झूठे आंसू से वो पिघल जाता है और कहता है माँ अरे आपकी गलती नहीं है, वो राधा ऐसी ही है, वो उसकी तबीयत ख़राब होती है, वो किसी को परेशान नहीं करना चाहती है। आज मेरी बेटी और मेरी बीवी दोनों ही एकदम ठीक हैं। मैं बहुत खुश हूँ। माँ देखो तुम्हारी पोती आज 4 महीने की हो गई है और वो कितनी सुंदर है, बिल्कुल अपनी माँ पर गई। उसकी माँ कुछ बहाना बना देती है और उस बेटी को गोद में भी नहीं लेती है। उसे अपनी पोती से कोई प्यार नहीं था। वही छुआछूत की बीमारी, नीच जात जैसी हरकतें। और वो कहती है बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाती हूँ। और ऐसे कहते ही वो किचन में चली जाती है। वहाँ से वो अपने बेटे के लिए थाली परस कर लाती है, उसकी पसंद का खाना, और अपनी बहू को भी दे देती है। क्या करें, मजबूरी है, मुंह बनाते उसे थाली पकड़ा देती है। अब जब तक माधव रहता है वो उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। और इधर राधा एकदम ठीक हो गई थी और उसकी बच्ची भी एकदम ठीक थी। राधा चाहती थी कि माधव उसे अपने साथ ले जाए। उसकी माँ को उसकी नज़रों में गिराना नहीं चाहती थी, बस इसीलिए बार बार कह रही थी माधव मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ अकेली रहती हूँ और तुम्हारी बच्ची भी बड़ी हो रही है, वो भी कुछ दिन बाद अपने पापा को खोजेगी। इस पर माधव कहता है कि रुको, कुछ दिनों के बाद मेरा ट्रांसफ़र इसी एरिया में हो जाएगा, फिर हम सब साथ मिलकर रहेंगे। राधा बार बार उससे कहती है तो क्या हुआ, कुछ दिन के लिए ले चलो। तब माधव कहता है कि एक बार माँ से पूछ लेता हूँ। माँ कहती है कि अरे बेटा, जब तुम कुछ दिनों के बाद यहाँ आ ही रहे हो तो फिर क्या, तभी हम सब साथ में चलेंगे, तब तक यहीं पर रहने दो। माँ की ऐसी बातें सुनकर उसको तसल्ली हो जाती है कि माँ सच में राधा और मेरी बच्ची से कितना प्यार करती है। और धीरे धीरे टाइम गुजरने लगता है। माधव चला जाता है और कुछ ऐसी चीज़ों में फंस जाता है जैसे उसे फ़ोन करने का भी उसे टाइम नहीं मिलता है। इससे पहले वो माधव राधा को फ़ोन खरीद कर दे गया था जब उसे पता चला था कि उसका फ़ोन टूट गया है। राधा बीच बीच में उसको फ़ोन करती और पूछती रहती कब आ रहे हो। तब वो कहता है कि अभी तो आना बहुत मुश्किल हो गया है और मेरी ट्रांसफ़र को भी रोक दिया गया है, तो कुछ दिन तो और लग जाएंगे। राधा बताना चाहती है कि उसकी माँ उसके साथ क्या करती है, पर वो बताने के लिए बेबस है, क्योंकि माँ ने उसे धमकी दी थी अगर तुमने माधव को कुछ भी बताया तो तुम्हारी बेटी को मैं अभी मार डालूँगी। अपनी बेटी की जान दांव पर लगाकर वो माधव को कुछ भी नहीं बताना चाह रही थी, बस दिन काट रही थी उसके अत्याचारों के
समय सीमा बढ़ती ही चली जा रही थी और उसे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही थी कि वो दुधमुही बच्ची को किस प्रकार प्रताड़ित करती है। ना उसे दूध पीने को देती, ना राधा को खाना खाने के लिए देती, बल्कि उल्टा उसे लात घूंसे उसे मारती। और खाने के लिए जब वो मांगती तो उसे बासी रोटियां दे देती, कहती है खाओ और मेरे बेटे से शादी करेगी, तू खुद मर जा, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। माँ की ऐसी बातें सुनकर राधा का कलेजा फट जाता। वो अपनी छोटी सी बच्ची को देखती रहती, बस कैसे भी करके माधव आ जाए और वो यहाँ से चली जाए। पर ऐसे करते करते 5 साल बीत जाते हैं। उसके अत्याचारों से वो इतनी मजबूत हो चुकी थी कि अब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बस वो अपने बेटे के लिए जी रही थी। अब तो वो बात बात पर जवाब भी दे देती थी और अपनी बेटी के लिए खड़ी भी हो जाती थी। अगर वो खाना नहीं देती थी तो वो अलग से बनाकर खा लेती थी, अपनी बेटी को भी खिलाती थी, खुद भी खाती। सासू माँ समझ चुकी थी कि अब राधा पर कोई असर होने वाला नहीं है, पर वो चाहती थी कि वो माधव की ज़िंदगी से चली जाए। दोनों की दोनों पनौतियाँ हैं, कैसे भी करके उसे यहाँ से निकाला जाए। एक दिन तो वो हद हो जाती है, जब राधा खाना बना रही होती है तो उसकी सासू माँ उसकी बेटी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे दबाने लगती है। वो रोने लगती है, तब उसकी आवाज़ को सुनकर राधा भागती भागती आती है और कहती है, माँ ये क्या कर रही हो, माँ ये क्या कर रही हो, छोड़ दो, मेरी बच्ची को क्यों मार रही हो। वो कहती है, तू और तेरी कलमुही बेटी दोनों ही मनहूस हैं। जब से मेरे घर में आए हैं मेरा सुख चैन सब कुछ छीन लिया है, मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दिया है। ऐसी नीच जात से उसने शादी की है, मेरी समाज में थू थू हो रही है। तुम्हें तो दोनों को मरना ही होगा, आज तुम दोनों को मैं ठिकाने लगा कर ही रहूँगी। वो अपनी बेटी को उठाकर भागती है और सासू माँ को धक्का दे देती है। जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है, सासू माँ उसे धक्का देती है और वो लड़खड़ाती हुई सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और सीढ़ी की कोने से उसका सर फट जाता है और वो अपनी बच्ची को दबाए हुए है कि उसे कहीं चोट ना लग जाए। उसके बाद खून गिरने लगता है और छोटी सी बच्ची चिल्ला चिल्ला के कह रही है, दादी माँ, मेरी माँ को बचा लो, माँ को बचा लो, माँ को बचा लो। पर उस औरत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो तो खड़ी खड़ी बस हंस रही थी और हाथ में पानी का गिलास लेकर मटका रही थी, कह रही थी कि अच्छा हुआ तुम्हारी माँ मर गई है, अब देखती हूँ तुम्हें आज कौन मुझसे बचाता है। जैसे ही वो उसकी तरफ दौड़ती है तभी दरवाजे पर खटखट होती है और माधव आ जाता है। माधव को देखकर उसकी बेटी उसे गले लगा लेती है और रोने लगती है, पापा माँ को बचा लो बस। और माधव आज उसे हॉस्पिटल में भर्ती किए हुए हैं, वो कोमा में है और उसकी हालत बहुत। डॉक्टर उससे कहते हैं कि आप भगवान से प्रे करें। दोनों प्रे कर रहे हैं पर उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं होता है। दूसरे दिन वो छोटी सी बच्ची अपनी माँ के पास बैठ जाती है, उसका हाथ पकड़कर कहती है, माँ अगर आप मुझे छोड़कर चली गई तो मेरा क्या होगा। पापा तो ड्यूटी पर चले जाएंगे और दादी माँ मुझे आपके जैसे मार डालेगी। माँ आप मुझे छोड़कर मत जाना, वरना दादी मुझे आपकी तरह सीढ़ी से धक्का दे देगी, ना ही मुझे कुछ खाने को देगी और मारेगी सो अलग। इतना कहते ही राधा के हाथों में हरकतें होने लगती हैं। माधव देखता है आकर, वो कहती है, पापा पापा, माँ हिल रही है। जब वो आता है तो सच में ये क्या हो गया, चमत्कार हो गया। डॉक्टर को लगता है कि राधा जी होश में आ रही हैं। अब ये सब सुनकर उसकी सासू माँ शॉक्ड हो जाती है। अब उसका भांडा फूटने ही वाला होता है। अब ये सोचकर वो डर जाती है और तुरंत घर पर भाग जाती है। इधर माधव बहुत खुश होता है और उसकी छोटी सी बच्ची अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, पापा माँ अब जल्दी ठीक हो जाएगी। तो माधव कहता, हाँ मेरे बच्चे, अब तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएगी। कुछ दिनों के बाद जब माधव दवा लेने के लिए गया होता है तब उसकी माँ आती है और उससे कहती है, ए लड़की, अगर तूने
कुछ भी बताया अपने पिता को तो मुझसे कुछ बुरा कोई नहीं होगा, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो धीरे से ऑक्सीजन मास्क राधा का निकाल देती है। अचानक माधव आ जाता है और माधव ये जब देखता है तो वो जोर से चिल्लाने लगता है, माँ आप क्या कर रही हो, माँ आप क्या कर रही हो। इस पर वो हड़बड़ा जाती है और कहती है, बेटा ये मास्क तो तुम्हारी बेटी ने निकाल दिया है, वो बात कर रही थी ना अपनी माँ से। तब माधव कहता है कि अरे मेरी बच्ची, माँ ऐसे बात नहीं करेगी, अभी थोड़े दिन रुक जाओ, फिर उसे होश आ जाएगा, फिर वो बात कर ले। थोड़ी ही देर में उसकी माँ कहती है कि बेटा मैं घर पर खाना बना कर लाती हूँ, ठीक है तुम लोग इंतज़ार करना, मैं अभी आती हूँ। वो माँ से कह देता है ठीक है माँ, और वो माँ वहाँ से चली जाती है। उसकी बेटी कहती है पापा मैंने कुछ नहीं किया, ये सब दादी ने किया है। उसे शक होता है तो वो CCTV फुटेज को चेक करवाता है, तब उसे पता चलता है उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसकी माँ उसकी बीवी को और बच्ची को मारना चाहते हैं। सारी रिकॉर्डिंग देखने के बाद अब तो उसे माँ की पोल खोलनी ही थी। इधर धीरे धीरे राधा को होश आने लगता है, पर यह बात उसने माँ को नहीं बताई क्योंकि उसे जान का खतरा हो सकता था। कुछ दिनों के बाद माधव अपनी बेटी को सब कुछ समझा देता है और कहता है कि जैसे ही दादी आएगी तो तुमको ये सब बोलना है। जैसे ही दादी आती है वो माधव कहता है कि बेटी मैं दूसरे शहर जा रहा हूँ, मुझे ज़रूरी काम है, मैं शाम तक लौट के आ जाऊँगा, तुम अपनी दादी और अपनी माँ का ख्याल रखना। डरी सहमी सी उसकी बेटी उससे कहती है ठीक है पापा, पर आप जल्दी आ जाना, मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ भी अभी ठीक नहीं है। अंदर ही अंदर हंस रही थी और कह रही थी आज तो दोनों को एक साथ ही ख़त्म कर दूँगी, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। माधव तो बस जाने की एक्टिंग कर रहा था और वो वहाँ से चला जाता है। इधर जैसे ही शाम होने लगती है, सब नर्सें इधर उधर हो जाती हैं, तो वो उसका ऑक्सीजन मास्क निकाल देती है और उसकी बच्ची को ले जाकर उससे कहती है कि आज तो तुम्हें मैं छत से नीचे ही फेंक दूँगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, आज तुम्हें तुम्हारी माँ के पास पहुँचा कर ही रहूँगी। और उसे जैसे ही लेकर वो छत की तरफ चल देती है, तभी माधव आ जाता है और वो पुलिस भी इसके साथ होती है। वो कहती है माँ वहीं पर रुक जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और मेरी बेटी को नेक भी खरोच आई ना तो देख लेना तुम। माँ डर जाती है और वो कहती है कि बेटा मैं तो इसे घुमाने ले आई थी, इसे अच्छा नहीं लग रहा था। माधव कहता है माँ मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरे सामने नाटक करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बेटी उसे गले से लग जाती है, पापा मैंने तो पहले ही कहा था कि दादी ने ही माँ को मारा है, आप देख लो कैसे वो मुझे भी मारना चाह रही थी, कह रही थी वो कि आप दोनों माँ बेटी का एक साथ खेल ख़त्म हो जाएगा पापा, और उन्होंने माँ का मास्क भी निकाल दिया है। माधव कहता है कि बेटा चिंता मत करो, मैंने तो ये सब जानबूझकर किया है ना, तुम्हारी माँ एकदम सही है और आज तो माँ को मैं सबक सिखाऊंगा। वो कहने लगता है माँ तुम पर धिक्कार है, तुम एक औरत होकर तुम दूसरी औरत को मारना चाहती हो। तब उसकी माँ कहती है तो क्या करूँ, एक नीच जात को मेरे घर में लाकर बैठाल दिया, मुझसे पूछा एक बार भी मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तुझ पर इतना मैंने विश्वास किया और तूने क्या किया। तब वो कहता है कि माँ तुम्हें अपनी समाज में अपनी इज्जत की पड़ी हुई है, समाज तू कर रहा ये कहना चाह रही हो, पर तुमने अपने बेटे के बारे में कभी नहीं सोचा। तुम्हारा बेटा अगर शादी करके लाया तो कुछ तो उसमें खास होगा, और ये जातिवाद में क्या पड़ी हुई हो, तुम इतना कैसे नीचे गिर सकती हो कि तुम मेरी बेटी और मेरी बीवी को जान से मारना चाहती हो। ऐसी माँ पर धिक्कार है, ऐसी माँ से तो ना होना ही अच्छा था। और ये कहकर वो पुलिस वालों से कहता है इसे पकड़ कर ले जाओ, मेरी नज़रों से मेरी माँ को दूर कर दो। माँ चिल्लाती है कि बेटा मुझे माफ़ कर दो। वो कहता है कि माँ मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा, और पुलिस उसे पकड़ कर ले जाती है। इधर राधा को होश आ जाता है। राधा को सच्चाई पता चल चुकी थी कि माँ को पुलिस पकड़ कर ले गई है। वो फूट फूट कर रोने लगती है कि माधव तुमने इतना लेट क्यों कर दिया, अगर तुम थोड़ी और लेट हो जाते
तो तुम अपनी बेटी से भी हाथ धो दे देती। मैं तुम्हें बताना चाह रही थी पर माँ ने मुझे बताने नहीं दिया, वो कितना अत्याचार मुझ पर करती थी। ये कहकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और माधव अपनी बेटी और बीवी को गले से लगा लेता है। वो कहता है कि सब कुछ ठीक है, वो काली रात निकल गई है, अब एक उजला सवेरा है, तुम चिंता मत करो, आज से हम सब साथ में रहेंगे। और इस तरह से राधा की खुशियाँ वापस आ गईं और माधव को उसका हंसता खेलता परिवार वापस मिल गया। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है, पर एक बात समझने के लिए है कि जाति, धर्म, ऊंच नीच ये सब क्या होता है। ये इंसान के बनाए हुए नियम है और कानून है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई ये चीज़ें हैं। ये सब मायने नहीं रखती हैं, इंसान मायने रखता है। इसलिए इस चीज़ से बाहर निकलिए, अपनी सोच को बदलिए, अपनी सोच को विकसित कीजिए और इस भेदभाव को मिटाइए। अगर आपको हमारी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम। आज का मौसम कितना सुहाना है, ये कहते हुए वर्मा जी और सुनीता जी बाजार की तरफ जा रहे थे। तभी अचानक बारिश होने लगती है। वर्मा जी अपना जैसे ही छाता निकालते हैं, सुनीता जी कहती है, अरे बस कीजिए, रहने दीजिए, आपको तो पता है मुझे बारिश कितनी पसंद है, मुझे थोड़ा भीग जाने दीजिए। इस पर वर्मा जी कहते हैं, अरे नहीं, आप बीमार हो जाएंगी, फिर खाना कौन बनाएगा, मैं तो आपको बिल्कुल भी भीगने नहीं दूंगा। इस पर सुनीता जी मुस्कुराने लगती हैं, हाँ हाँ पता है, आपको मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए आप मुझे बीमार भी नहीं होने देते हैं। और वैसे भी एक दो बूंद गिरने से कोई बीमार नहीं हो जाता है। वर्मा जी कहते हैं, वो मुझे नहीं पता है, चलो छाते में आ जाओ। सुनीता जी मुस्कुराते हुए उनके छाते में आ जाती हैं और दोनों लोग बाजार से सामान खरीदकर घर की तरफ चले आते हैं। वर्मा जी सुनीता जी से कहते हैं, गर्मा गर्म चाय पिलाओ, तबीयत खुश हो जाएगी आज तो। जैसे ही वो चाय बनाकर उनको देती हैं, तभी आवाज़ आती है, बहुत देर हो चुकी है, शाम होने वाली है, अभी तक तो वर्मा जी के बेटे आए नहीं हैं, क्या करें वर्मा जी, आप बताओ। इस पर वर्मा जी कहते हैं, ठीक है, जिसे आना हो वो आ जाएगा, चलो ले चलो मेरी सुनीता जी को, आज अंतिम बार जी भर के देख लूं। अब ना तो सुनीता जी हैं, बस उनकी यादें ही रह जाएंगी। यह कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। तभी उनका बेटा और बहुएं आ जाती हैं और वो पापा को संभालते हैं, कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूँगा, आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। ऐसा सुनकर वर्मा जी उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और सारा कार्यक्रम समाप्त होता है। चिता को अग्नि देकर वर्मा जी जब घर आते हैं तो घर उन्हें काटने को दौड़ता है। वहाँ वो सुनीता को देखना चाहते हैं, उनकी आँखें तरस रही हैं, पर विडंबना ये है कि वो अब नहीं रही। अब यही सत्य के साथ वर्मा जी को जीना था। वो भाव विभोर हो गए और अपने कमरे में जाकर चुपचाप लेट गए। दोनों बेटे उनके पास आते हैं और कहते हैं, पापा आप चिंता मत करो, मैं आपको यहाँ नहीं रखूँगा, आपको अपने साथ लेके जाऊँगा। इस पर वर्मा जी कुछ बोलते नहीं हैं, वो शांत हैं और दीवालों को निहार रहे हैं। तभी उनकी बहू कहती है, पापा
आप अपना सामान रख लो, हम लोग कल यहाँ से निकलेंगे। आज से आप हमारे साथ ही रहेंगे। वर्मा जी ना चाहते हुए भी अपना सामान पैक करते हैं। सुनीता जी के बिना ये घर घर नहीं रहा। अब उनकी यादों को ही दिल में दबाए हुए वो अपने बेटा और बहू के घर जाने के लिए तैयारी करने लगते हैं। सुबह सब तैयारी हो जाती है और वर्मा जी आखिरी बार घर को देखते हैं और सुनीता जी की तस्वीर को अपने सीने से लगाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं। मानो कि उनका सब कुछ छूट गया हो और उनकी ज़िंदगी यहीं रुक गई हो। यही सोचते हुए उनका मन भारी होता जा रहा था। बाबूजी, बाबूजी, हम पहुंच गए हैं। उनके बेटे ने उन्हें आवाज़ दी। वो सुनीता जी की यादों में इतने खोए हुए थे कि बार बार कहने के बाद भी उन्हें नहीं सुनाई दे रहा था। तब उनका बेटा उनके कंधे पर हाथ रखता है और वो अचानक उनकी तरफ देखने लगते हैं। सुनीता, वो कहता है, पापा मैं हूँ, माँ तो हम सबको छोड़कर जा चुकी है। चलिए घर आ गया है। वर्मा जी नीचे उतरते हैं और उनका सामान लेकर उनका बेटा उनके पीछे पीछे चलता है। पापा, आपका कमरा मैं साफ़ करा देता हूँ, आप आराम कीजिए। वर्मा जी कमरे में पहुँचते हैं और अपना सामान रखते हैं। सुनीता जी की फ़ोटो को टेबल पर सामने ही रख लेते हैं और बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनका मन अशांत था। सुनीता जी की यादों में इतना खोए हुए थे कि कब उनकी आंख लग गई उनको पता ही नहीं चला। वर्मा जी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सुनीता जी के बिना उन्हें रहना पड़ेगा। पर ये तो जीवन का अटल सत्य है, जो जन्म लेता है उसे मरना ही होता है। आज सुनीता जी, कल मेरा भी नंबर आएगा, ये सोचकर वर्मा जी उदास हो रहे थे और खुश भी थे कि एक दिन वो अपनी सुनीता से मिलेंगे। तभी उनके कानों में ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। वो धीरे से उठकर कमरे से बाहर जाते हैं। देखते हैं उनका बेटा और बहू आपस में लड़ रहे होते हैं। बहू कह रही है, मैं और आपके पिता को नहीं रख सकती हूँ। इस पर उनका बेटा कहता है, धीरे बोलो, पापा सुन लेंगे। अरे प्रॉपर्टी एक बार हाथ में आ जाने दो, उन्हें हम घर से निकाल देंगे। ये सुनकर तो वर्मा जी के पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई हो। किसी ने उन पर हजारों शस्त्रों से वार कर दिया हो। उनके तो हलक से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। वो क्या सोचते थे और ये क्या सुना। अब वो क्या करें। वो रूम में आकर चुपचाप लेट जाते हैं, जैसे कुछ उन्होंने सुना। समय बीतता है। धीरे धीरे बहू और बेटे के व्यवहार में परिवर्तन आने लगता है। एक दिन तो हद हो जाती है जब उनका बेटा घर के कागज़ लेकर अपने पापा के पास जाता है। कहता है, पापा ये लो, इस पर साइन कर दो। तब वर्मा जी कहते हैं, कैसे साइन? पापा, मैंने गांव का घर और ज़मीन बेच दी है। अच्छे खरीदार मिल गए हैं और पैसा भी अच्छा दे रहे हैं। इस पर वर्मा जी कहते हैं,
अभी मैं उसे नहीं बेचना चाहता हूँ। तो उनका बेटा कहता है, क्यों क्यों नहीं बेचना चाहते हैं? अच्छे पैसे मिल रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? वर्मा जी कहते हैं, मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच कर बताता हूँ। इस पर उनका बेटा कागज नीचे फेंक कर बाहर की तरफ बड़बड़ाते हुए चला जाता है। कब तक मैं आपको झेलूँगा? कब तक यहाँ रखूँगा? मैं आपको यहाँ नहीं रख सकता हूँ। ये कहकर वो घर से बाहर चला जाता है। वर्मा जी समझ चुके थे कि जो जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने सोचा कि वो अपने छोटे बेटे से बात करेंगे। एक दिन की बात है कि उनका छोटा बेटा और बहू उनसे मिलने के लिए आए। इस पर वर्मा जी ने कहा, बेटा सुनो, तुम्हारे बड़े भाई मुझसे ज़बरदस्ती कागज़ पर साइन करवा रहे हैं, तुम बताओ मैं क्या करूं? इस पर उनका बेटा कहता है कि भाई सही तो कह रहे हैं, बेच दो, अच्छे पैसे मिल रहे हैं। ये सुनकर वर्मा जी शॉक्ड हो जाते हैं। यानी कि दोनों भाई मिले हुए हैं। वर्मा जी कुछ नहीं बोलते हैं। दोनों बेटे उन्हें समझाते हैं, पापा आप इतना बड़ा घर और ज़मीन का क्या करोगे? आपको तो रहना हमारे साथ ही है, सब बेच दो, मैं आपको अच्छे से रखूँगा। वर्मा जी कहते हैं, मुझे थोड़ा समय दो। इस पर बड़ा बेटा भड़क जाता है। समय मांगते मांगते 6 महीने गुजर गए हैं। आखिर कब आप साइन करोगे? वर्मा जी कहते हैं, मैं साइन नहीं करूँगा, मैं अपना घर नहीं बेचूँगा, उसमें सुनीता जी की यादें हैं। इस पर उनके बेटे कहते हैं, माँ तो मर गई हैं, अब क्या घर भी उन्हीं को दान में दे दोगे? क्या करोगे उस घर का? वर्मा जी उनकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। ये कैसे बच्चे हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इन्हें किसी भी चीज़ का कोई मोल नहीं है। इन्हें तो सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, प्रॉपर्टी दिख रही है। मेरी फीलिंग से इन्हें कोई मतलब नहीं है। दोनों बेटे और बहुएं वहाँ से गुस्सा होकर चले जाते हैं। 1-2 दिन के बाद उनका व्यवहार और भी खराब होने लगता है। वे तो ना बाबूजी से बात करते, ना उन्हें खाने के लिए बुलाते हैं, उनका खाना भी उनके रूम में ही भेज देते। अब एक दिन वर्मा जी कहते हैं कि बेटा मुझे अपने घर जाना है। इस पर उनका बेटा कहता है, पहले साइन करो, उसके बाद ही आप घर जाओगे। वर्मा जी मना कर देते हैं। इस पर बेटा गुस्से में कहता है कि जब तक आप साइन नहीं करोगे आपको खाने पीने के लिए कुछ नहीं मिलेगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं, हद हो गई है, मेरा पैसा मेरा घर, मैं तुम्हें क्यों बेचूं? मुझे नहीं बेचना है। एक बार में तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आती है? इस पर उनका बेटा उन्हें धक्का देके कमरे में बंद कर देता है और घर वालों से कहता है, कोई भी इन्हें कुछ खाने के लिए नहीं देखता हूँ ये साइन कैसे नहीं करते हैं। जब ये भूखे प्यासे रहेंगे तो इनका दिमाग भी दुरुस्त हो जाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब वर्मा जी उठते हैं तो देखते हैं कि उनका दरवाज़ा खुला हुआ है। वो थोड़ा सोचने लगते हैं। बाहर निकलते हैं तो घर का माहौल एकदम शांत होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ। तभी नौकर आता है और कहता है, बाबूजी, मालिक और मालकिन 2-3 दिन के लिए शहर से बाहर गए हुए हैं। मैंने आपका खाना बना दिया है और कुछ चाहिए हो तो आप बता दो। मैं भी 2-3 दिन के लिए घर से बाहर जा रहा हूँ। जब तक मालिक और मालकिन नहीं आते हैं तब तक आप यहीं रहना। वो आ जाएंगे तब फिर आप
आपको वो घर भेज देंगे। ये सुनकर वर्मा जी खुश हो जाते हैं और ये कहकर नौकर वहाँ से चला जाता है। वर्मा जी खाते हैं, पीते हैं और आराम करते हैं। थोड़ी देर बाद उनका मन करता है कि वो थोड़ा बाहर टहल ले जाकर। जब वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो लॉक लगा होता है। वो सोचते हैं कि ये लॉक क्यों लगा है। वो इधर उधर आवाज़ देते हैं पर कोई वहाँ आवाज़ नहीं सुनता है। वर्मा जी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, फिर भी उन्होंने सोचा कि 2 दिन के बाद तो बेटा और बहू आ ही जाएंगे, तब मैं उनसे बात कर लूँगा। ये सोचकर वो अपने रूम में चले जाते हैं और सुनीता जी की यादों में खो जाते हैं। ऐसे करते हुए 5 दिन बीत जाते हैं। ना तो उनके बेटा और बहू आए और ना ही उनका नौकर आया। अब वर्मा जी को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। घर में उधर उधर देखा तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। पानी भी ख़त्म हो रहा था। अब वो क्या करें? उन्हें समझते देर नहीं लगी कि ये हो ना हो इनकी बहू और बेटे की ही चाल है। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा और बेहोशी की हालत में वो बड़बड़ा रहे थे, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। और ऐसा कहते कहते उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और वो नीचे गिर जाते हैं। उन्हें एक हल्की सी रोशनी दिखती है। कोई उनकी तरफ आ रहा होता है और जब वो आँख खोलते हैं तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाते हैं। उनका बचपन का दोस्त उनके पास बैठा है और वो कह रहा है, अरे वर्मा, क्या हुआ? तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई? तब वर्मा जी फूट फूट कर रोने लगते हैं और कहते हैं, पहले ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला? तब उनका दोस्त कहता है कि मैंने आपके बेटे को बहुत बार कॉल किया पर उसने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। जैसे तैसे मैं आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया तो दरवाज़ा बंद था। मुझे लगा आप भी उनके साथ गए हो। तभी आपका नौकर मिलता है और वो मुझे बताता है कि बाबूजी को इस प्रकार उनके बच्चों ने घर में नज़रबंद कर दिया। ये सुनकर मैं घबरा जाता हूँ और उससे मिन्नतें करता हूँ कि दरवाज़ा खोल दो। तो वो कहता है, मैं दरवाज़ा तो खोल दूँगा पर आप किसी को बताना मत, वरना मालिक मालकिन मुझे नौकरी से निकाल देंगे। वो हामी भर देता है, कहता है, इस प्रकार मैं तुम्हारे पास पहुँचा। वर्मा जी कहते हैं, मुझे तो लग रहा था कि मैं मर जाऊँगा। मेरे और बेटा और बहू इतने अत्याचारी और दुष्ट निकलेंगे मुझे नहीं पता था। वो मुझे मारना चाहते थे। ये मेरे खिलाफ एक साजिश थी उनकी, जिससे मैं मर भी जाता और उन पर इल्ज़ाम भी नहीं आता। अब मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने साथ घर ले चलो। मैं अपनी सुनीता जी की यादों के साथ अपने उसी घर में रहूँगा जहाँ मेरी सुनीता जी रहती थी। तभी उनके बहू और बेटे आ जाते हैं। क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ? ये आपकी हालत कैसी हुई? तब वर्मा जी कहते हैं, मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी और कान खोलकर सुन लो, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा। तुम्हें जो करना था तुमने अब कर लिया। अब मैं पुलिस बुलाऊंगा और तुम्हें जेल करवाऊंगा। इस पर उनका बेटा और बहू माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, पिताजी हमें माफ़ कर दो, घर चलो, सब ठीक हो जाएगा। इस पर वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। तभी छोटा बेटा कहता है, हाँ पिताजी सही कह रहे हैं, वो मेरे साथ रहेंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं किसी के साथ नहीं रहूँगा,
मैं अपने घर जाऊंगा और सुनीता जी की यादों के साथ ही रहूंगा। इस पर दोनों बेटे झगड़ने लगते हैं। वर्मा जी कहते हैं, मुझे सब पहले ही समझ जाना चाहिए कि तुम्हें अपने माँ बाप से नहीं पैसों से प्यार है। मुझे समझने में थोड़ी देर लग गई। मैं समझ चुका हूँ कि तुम किसी के नहीं हो सकते हो। जिसने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, आज तुमने उसे एक एक दाने के लिए तरसा दिया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया। तुम तो चाहते ही थे मैं मर जाऊं। अरे धिक्कार है ऐसे बेटे पर, ऐसी बहू पर जो तुमने हमारे साथ किया है। इसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। जब तुम्हारे बेटे बड़े होंगे और तुम्हारे साथ ऐसा करेंगे, तब तुम्हें पता चलेगा कि एक बाप पर क्या बीतती है। इस पर दोनों बेटे माफ़ी मांगने लगते हैं। पिताजी, हमें माफ़ कर दो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई। वर्मा जी कहते हैं, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे साथ रहूँगा, ना ही तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और पैसे में कुछ भी दूँगा। इस पर रमेश कहता है, तो हम भी आपकी चिता को आग नहीं देंगे। वर्मा जी कहते हैं, मैं जानता था तुम यही बोलोगे। तुम अपनी निजी सोच दिखाना नहीं छोड़ोगे। तुम कितना गिर सकते हो वो मैं देख चुका हूँ। तुम्हें मेरी चिता में आग देने की ज़रूरत भी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए और तुम मेरे लिए आज से मर चुके हो। वो अपने दोस्त से कहते हैं, दोस्त मुझे यहाँ से ले चलो, अब मैं एक पल भी इन लोगों को नहीं देखना चाहता हूँ। और ये कहकर वर्मा जी ज़ोर ज़ोर से रोने लगते हैं। दोस्त उन्हें गले से लगा लेता है, कहता है कि आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। वर्मा जी अपने गांव लौटकर खुश हैं और वो सुनीता जी की यादों के सहारे अपना बाकी बचा हुआ जीवन काट देंगे। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। दोस्तों, एक बात कहना चाहती हूँ कि माँ बाप की क्या गलती होती है जो वो अपने बच्चों के लिए सब प्रकार के सुख सुविधा इकट्ठा करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं और इस काबिल बनाते हैं कि वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए कमा सकें। और जब माँ बाप बूढ़े होते हैं तो वो उनकी थोड़ी सी सेवा कर सकें। सेवा तो छोड़ो, 2 वक्त की रोटी ही दे दें, वो भी बहुत होता है। पर बच्चे क्या करते हैं, उन्हें वो माँ बाप ही नहीं अच्छे लगते हैं। रोटी देना तो बहुत दूर की बात है, ना ही वो उनके साथ रहना चाहते हैं। पर हाँ, उनकी प्रॉपर्टी और पैसा उन्हें ज़रूर चाहिए। बच्चे तो इतना गिर जाते हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में फेंक कर आते हैं, कुछ तो घर से निकाल देते हैं, और जो कोई भी अपने घर में मजबूरी बस माँ बाप को रखता है तो उन पे अत्याचार करते हैं। कैसे भी वो मर जाएं या घर से चले जाएं, ये सोच सोच कर उन्हें खाने के लिए तरसा देते हैं। क्या वो ये नहीं सोचते हैं कि उनके बच्चे भी ये सब देख रहे होते हैं और वो भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार उनके बुढ़ापे में करेंगे। पर पता नहीं क्यों उनकी सोच पर ताले लगे होते हैं और वो ऐसा करने में बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं हैं। उन्हें लगता है उनके बेटा और बहू उनकी बहुत सेवा करेंगे, पर ये गलत है। जैसा तुम व्यवहार अपने माँ बाप के साथ करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ करेंगे। यहाँ पर ये कहावत एकदम सटीक बैठती है। जैसा तुम व्यवहार अपने साथ चाहते हो, वैसा ही अपने माँ बाप के साथ करो। जैसा बोओगे वैसा काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, उन्हें सम्मान देंगे, तो वही बच्चे आपके सीखेंगे
और आगे चलकर वो भी आपको उतना ही सम्मान और प्यार देंगे। ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसा व्यवहार करना और पाना चाहते हैं। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट में यस या नो लिखें। आपको मेरी कहानी ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चारों तरफ खुशियों का माहौल था, सुरों की तान थी, हर चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि घर में नए मेहमान की आने की चाह थी। वो दिन भी आ गया, सबका इंतज़ार ख़त्म हुआ, लेकिन यह क्या हुआ, सबके चेहरों का रंग ही उड़ गया। आँखों में खून छलक गया, खुशी की जगह मातम छा गया। अनाशय ही मुख से निकल गया कि एक बोझ आ गया, क्योंकि लड़का नहीं लड़की का जन्म हो गया। आज नीलू ने एक बेटी को जन्म दिया है, जिसके कारण घर में मातम छा गया। उसकी दादी दहाड़ मार मार कर रो रही है। यहाँ पर डॉक्टर आकर कहती है कि आपके घर तो लक्ष्मी आई है, आप क्यों रो रही हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। तब वो कहती है कि लो अपनी नातिन को हाथ में तो ले लो, उसे गले से तो लगा लो। इस पर दादी मुंह चढ़ाते हुए बोलती है, एक तो बोझ आ गया है, दो कम थी जो तीसरी भी आ गई है, इसे हटा लो मेरी नज़रों से, मैं इसे एक आंख भी देख नहीं सकती हूँ, तुरंत हटाओ मनहूस कहीं की। इसकी माँ भी मनहूस थी, ये भी मनहूस है। और ये कहकर वो नर्स का हाथ झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। राम अपनी माँ को समझाता है कि माँ, आपको नर्स के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। बेटी क्या बेटों से कम होती है जो आप इस तरह का व्यवहार कर रही हैं। तब माँ जी कहती है कि मैंने तो पहले ही तुम्हें मना किया था, इस मनहूस लड़की से शादी मत करो, पर तुमने तो मेरी एक नहीं मानी। पता नहीं इसने किस मोहजाल में तुम्हें फंसा लिया था और तुमने इसकी बात मानकर शादी कर ली। देखो, पहले से तुम्हारे पास दो लड़कियां हैं, अब तीसरी भी आ गई, कैसे उठाओगे इनका बोझ। मैं तो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मेरी नज़रों से इसे दूर रखो। तुम्हें जो करना है करो, पर मेरे घर दोबारा मत आना इस मनहूस को लेकर, मैं पहले से कह देती हूँ। और ये कहकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है। राम यहाँ पर बहुत परेशान था, फिर भी उसने अपनी परेशानी को छिपाया और नीलू से मिलने के लिए गया। नीलू बेड पर लेटी लेटी रो रही थी। नीलू को देखकर राम कहता है, तुम क्यों रो रही हो। नीलू कहती है, मुझे माफ़ कर दीजिए, इस बार फिर से लड़की हो गई। राम कहता है कि इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, ये क्या तुम्हारे या मेरे हाथ में था, ये तो सब भगवान की मर्जी। और फिर तुम क्यों चिंता कर रही हो, मैं हूँ ना सब कुछ करने के लिए। इस पर नीलू कहती है, वो तो ठीक है, पर माँ जी कितनी नाराज़ हो गई होंगी। वो तो पहले भी कह रही थी मुझसे कि तुम्हारी दो बेटियां हैं, अगर इस बार तीसरी बार लड़का नहीं हुआ तो ये कहकर नीलू राम को गले लगकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उनकी बिटिया रानी की रोने की आवाज़ आती है और दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं। राम उसे हृदय से लगाता है और कहता है, कितनी प्यारी बेटी है, कोई इससे कितनी देर तक नफरत कर सकता है। तुम देखना, एक दिन माँ का गुस्सा भी दूर हो जाएगा और वो भी तुम्हारी बेटी को बहुत प्यार करेंगे। ये कहकर वो नीलू को डिस्चार्ज कराकर घर ले जाता है। माँ का रवैया वैसा का वैसा ही था, उसमें थोड़ा सा भी बदलाव नहीं हुआ। वो तो ना बेटी की तरफ देखती ना कोई काम करती, बस चुपचाप अपने कमरे में पड़ी रहती और अपने छोटे बेटे के बच्चों को खिलाती। उसके दो बेटे थे, श्यामू और रामू। वो दोनों को ही बहुत ही लाड़ प्यार से पालती थी और उन्हीं का ख्याल रखती थी। छोटा बेटा भी समझ चुका था कि सब कुछ अब उसी का है और वो भी आराम से अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मज़े कर रहा था। उसे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि माँ सब कुछ देख रही थी और माँ ने तो कह ही दिया था कि सारी प्रॉपर्टी वो अपने पोतों के नाम कर देगी। राम ये जानकर बहुत दुखी था कि माँ की सोच अभी तक नहीं बदली। बेटा और बेटी में क्या फ़र्क होता है, हमें बस उसे अच्छे संस्कार देने चाहिए, उन्हें पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़ा करना है, यही तो हमारा कर्तव्य है। पर उसे भरोसा था कि उसकी बेटियां उनका नाम जरूर रोशन करेगी। उसने पहले से ही सोच रखा था कि वो अपनी बेटियों को किसी भी प्रकार की कोई भी पढ़ाई लिखाई में अड़चन नहीं आने देगा। एक दिन तो हद हो जाती है जब छोटी सी वो बिटिया रानी
पालने में झूल रही होती है और तो कुछ साधु भिक्षा लेने के लिए आते हैं तो माँ उनकी बेटी उठाकर उन साधुओं को दे देती है और कहती है कि यही भिक्षा में है, इसे ले जाओ, ले जाकर इसे कहीं नदी में फेंक दो या मार दो, मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। साधु मना करते हैं कि हमें दक्षिणा देना है तो दीजिए, वरना आप ये मुझसे पाप क्यों करा रही हैं, हम साधु हैं, हम ऐसा पाप नहीं करते हैं। अभी नीलू आ जाती है और माँ जी के पैरों पर गिर के कहती है, माँ जी आप ये क्या कर रही हो, आप मेरी बेटी को छोड़ दो। माँ कहती है, खुद तो मनहूस है और इस बेटी को भी मेरी छाती पर लाकर रख दिया है, इसे मेरी नज़रों से दूर ले जाओ। कितने बार कहा है तुम लोगों से यहाँ से चले जाओ, पर तुम्हें समझ में नहीं आती। और ये कहते ही वो छोटी सी बच्ची को ऊपर से फेंक देती है। नीचे नीलू हाथ लगाकर उसे बचाने की कोशिश करती है, परंतु माँ जी उसके पैर में धक्का मार देती है और नीलू नीचे गिर जाती है। बच्ची नीचे गिरते ही जोर से चिल्लाने लगती है, उसका सिर से खून निकलने लगता है। नीलू राम राम कहकर चिल्लाती है, मेरी बेटी को बचा लो राम, मेरी बेटी को बचा लो। राम भाग कर आता है, देखता है कि उसकी कंडीशन ख़राब होती है। भाग कर हॉस्पिटल जाते हैं, एडमिट कराते हैं, तब पता चलता है कि सिर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और उसे आईसीयू में रखते हैं। नीलू और राम दिन रात अपनी बेटी की चिंता में रहते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान मेरी बेटी को ठीक कर दो, मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा, कहीं दूर अपनी दुनिया बसाऊंगा, पर मेरी बेटी को ठीक कर दो। इधर सासू माँ को अपने किए पे बिल्कुल भी पछतावा नहीं था। वो जानती थी कि उन्होंने सब कुछ सही किया है, पर उन्हें क्या पता था कि एक छोटी सी बच्ची की जान लेना कितना बड़ा अपराध होता है। मन में उनके भी टीस थी, पर वो कहना नहीं चाह रही थी। इधर राम की बेटी जब थोड़ी थोड़ी ठीक होने लगती है, डॉक्टर कहता है कि खतरे से बाहर है, तो वो नीलू से कहता है, अब हम माँ के घर नहीं रहेंगे। मैं समझ चुका हूँ कि माँ को मेरी बेटियों से कोई लगाव नहीं है और ना ही वो कभी बदल सकती हैं। मैं अपनी बेटियों की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। हम कहीं और रह लेंगे, हम किराए के मकान पर रह लेंगे, पर मैं अपनी बेटियों को ऐसी स्थिति में छोड़ नहीं सकता हूँ, उनकी जान चली जाए। और राम और नीलू अपनी बेटियों को लेकर किराए के मकान पर रहने लगते हैं। राम मजदूरी करता है, दिन रात मेहनत करता है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, और वो दिन आता है कि उसकी बेटियां पढ़ लिख कर काबिल अफसर बन जाती हैं। इधर राम के छोटे भाई के जो दोनों बेटे थे वो अपनी दादी के लाड प्यार में इतना बिगड़ चुके थे कि वो ना तो पढ़ाई कर सके और बल्कि अय्यासी और नशा करना स्टार्ट कर दिया था। घर में चोरी करते, घर से नहीं मिलता तो बाहर छीना झपटी चोरी करते, और इस प्रकार एक दिन उन्हें पुलिस पकड़ कर ले जाती है। जब ये दादी को पता चलता है, वो थाने में जाकर दरोगा साहब से कहती है, दरोगा साहब आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप मेरे बच्चों ने कुछ नहीं किया, आप उन्हें छोड़ दीजिए। दरोगा साहब कहते हैं, आपको पता भी है आपके बच्चे एक नंबर के नशेड़ी हैं और वो चोरी भी करते हैं। इस पर दादी माँ कहती हैं, अरे छोटे हैं, अभी गलती हो गई है, मैं समझा दूंगी, आइंदा वो इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। दरोगा उन्हें बेल पर छोड़ देता है और वो कहता है कि कुछ पैसे जमा करा दीजिए, अगर लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर इस बार कोई गलती हुई सजा से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर दादी अपने पोतों को वहाँ से ले जाती है और उन्हें समझाती है कि बेटा तुम ये क्यों कर रहे हो, अपना भविष्य क्यों बर्बाद कर रहे हो, तुमने ये सब कहाँ से सीखा है। तब वो कहते हैं, चुप हो जा बुढ़िया, हमेशा ज्ञान बांटती रहती है, तुझे शर्म नहीं आती है, कब्र में तेरे पैर लटक रहे हैं पर ज्ञान देने की आदत आज भी नहीं छूटी है। मेरी मर्जी, मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं जो चाहूँ वो खा सकता हूँ, जो चाहूँ वो पी सकता हूँ। अब दादी को बहुत बुरा लग रहा था कि उनके नाती पोते उन्हें इस तरह से बात करते हैं उनसे, पर जैसी आपने सीख दी है वैसे ही वो बोलेंगे। उनके माँ बाप भी उनसे कुछ भी बात नहीं करते थे, क्योंकि जब भी वो कोई उन्हें बात कहते तो वो उल्टा जवाब दे देते थे। इस प्रकार दादी आज पछता रही थी कि उन्होंने अपने पोतों को शिक्षा देनी चाहिए थी, वो नहीं दी, बल्कि अपने बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उनके ज़्यादा लाड प्यार से वो बिगड़ चुके थे। इसी चिंता में वो डूबी रहती थी और एक दिन वो अपने बड़े बेटे को याद कर रही थी कि वो पता नहीं किस हाल में होगा, उसकी लड़कियां की शादी हो गई कि नहीं हुई है, बस ऐसे ही वो विचार कर रही थी। तभी बाहर से जोर जोर से रोने की आवाज़ आती है। दादी उठकर बाहर जाती है तो देखती है कि पोते अपने पिता का गला पकड़े हुए हैं, उसे मार रहे हैं।
इस पर दादी उन्हें छुड़ाती कहती है कि नालायकों, अपने पिता पर हाथ उठाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती है। वो कहते हैं चुप हो जा बुढ़िया, वरना तुझे भी पीटेंगे अभी रख के। कितनी बार इस आदमी को समझाया है, बाप है तो बाप की तरह रहे हैं, पर नहीं, उसको तो सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर लेकर जाना है ना। हम उससे पैसे मांग रहे हैं और वो दे नहीं रहा है, तिजोरी की चाबी इधर उधर दुका रहा है। दादी माँ कहती हैं कि बेटा उनको तिजोरी की चाबी दे दो। इस पर बेटा कहता है नहीं, मैं एक भी तिजोरी की चाबी इन्हें नहीं दूंगा, इन्होंने कितना पैसा बर्बाद कर दिया है। तभी गुस्से में आकर पास में रखे चाकू से वो अपने पिता पर हमला कर देते हैं। पिता को गंभीर चोट आ जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। आनन फानन में चाकू वहीं पर छूट जाता है। तभी दादी पुलिस को बुलाती है और कहती है कि मुझे अपने पोतों की कंप्लेन करनी है। पुलिस उनकी खोजबीन में लग जाती है। दादी माँ अपने बेटे को हॉस्पिटल में भर्ती कराती है। वहाँ पर एक डॉक्टर जब उन्हें देखने आती है तो वो डॉक्टर के पैरों के नीचे गिर जाती है और कहती है मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। तब वो लड़की कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके बेटे को कुछ नहीं होने दूंगी, बस आप थोड़ी शांति बनाकर रखें। थोड़ी ही देर में वो देखती है कि उसका बड़ा बेटा और बहू वहाँ पर आ रही होती हैं। वो अपने बड़े बेटे से गले लिपट लिपट कर रोने लगती है, बेटा तू सही था, मैं ही गलत थी, मैंने अपना हीरे जैसा बेटा खो दिया और देखो तुम्हारे छोटे भाई को उन्हीं के बेटों ने कैसे घायल कर दिया है, वो जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। तभी डॉक्टर आती है और दादी माँ कहती है मेरा बेटा कैसा है। डॉक्टर कहती है अरे पिताजी आप, माँ आप यहाँ क्या कर रही हो। तब दादी उन्हें बड़े ही आश्चर्यचकित होकर देखती है, राम क्या ये तुम्हारी बेटी है। राम कहता है जी माँ, ये मेरी बड़ी बेटी है मीना। दादी उसे देखकर रोने लगती हैं और उसे अपनी गले से लगाकर कहती हैं बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोग अपना जीवन जियो, मैं तो तुम लोगों को शुरू से ही मारना चाहती थी, पर आज तुमने अपने पिता की एक एक बात सच कर दी। उन्होंने कहा था कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और उन्होंने ये साबित करके भी दिखा दिया है। वो अपनी दादी के पैर छूती हैं। तभी एक नर्स आकर डॉक्टर साहब से कहती है डॉक्टर साहब पेशेंट को होश आ गया है। सब कमरे के अंदर चले जाते हैं। अपने माँ और बड़े भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। बड़ा भाई जब सामने आता है तो राम कहता है कि अभी नहीं, अभी तुम्हारी स्थिति इस लायक नहीं है तुम बिस्तर से खड़े हो सको। अब वो कहने लगता है। तब पुलिस वाला कहता है कि अच्छा तो उनका केस कौन लड़ेगा। तभी राम अपनी छोटी बेटी को फ़ोन करता है। तभी वहाँ पर एक वकील आती है और वो कहती है कि आपके बच्चों का केस मैं लड़ूंगा। इस पर दादी कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है। तब राम कहता है माँ आपने पहचाना नहीं, ये मेरी सबसे छोटी बेटी है, आज ये वकील बन चुकी है। दादी के तो आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो कह रही थी कि क्या राम तुमने अपनी बेटियों को एक एक करके बड़ा अफसर बना दिया, तुम कितने काबिल हो। आज मुझे पता चला है जब बाप काबिल होता है तो अपने बच्चों को वो उससे भी ज़्यादा काबिल बना देता है। तुमने अपनी बेटियों की ज़िंदगी तुमने 4 चांद लगा दिए, भगवान करे ऐसा बाप सबको मिले। और कह के अपने बेटे को गले से लगा लेती हैं। वो कहती है दादी आप चिंता मत करो, मैं भाई लोगों का केस भी लड़ूंगी और उन्हें सही रास्ते पर भी ले आऊँगी। दादी अब उससे कहती है जीती रहो बेटी, खुश रहो और अपने पापा का नाम रोशन करती रहो। राम तुम्हारी बीच वाली बेटी कहाँ पर है। राम कहता है कि वो IAS ऑफिसर बन गई है, उसका दूसरे शहर में तबादला हो चुका है। माँ कहती है कि राम वाकई तुमने वो करके दिखाया जो एक पिता को करना चाहिए था। तुमने अपनी तीनों बेटियों को एक से बढ़कर एक लायक बनाया है। पुलिस वाली कहते हैं अगर आपका ये सब काम पूरा हो चुका हो तो बताइए क्या करना है। तो वो कहती है कि मैं केस लड़ूंगी अपने भाइयों का, और वो केस लड़ती भी है, जीतती भी है। अपने भाइयों को वो सज़ा भी दिलाती है, उन्हें सुधार गृह में भेज दिया जाता है। और कुछ सालों के बाद वो सुधार गृह से बाहर आते हैं तो वो सब बदल चुके थे। उन्हें पता चल चुका था कि क्या सही है क्या गलत है। अब वो अपनी दादी से और अपने माता पिता से माफ़ी मांग रहे होते हैं और वो कहते हैं कि
पिता आप मुझे माफ़ कर दो, दादी माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। मेरी बहनों ने मुझे सबक सिखाया है, मुझे सही रास्ता दिखाया है। दादी माँ कहती हैं कि मैंने कभी बेटियों को नहीं चाहा, मुझे पसंद ही नहीं था कि घर में बेटियां आए, क्योंकि बेटियों के आने से सिर झुकता है और मैं तो अपना सिर फ़क्र से ऊंचा रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने नहीं देखना चाहती थी। बस मैं तो पोते में ही जीना चाहती थी। पर आज बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अगर उनकी अच्छी परवरिश होती है, माता पिता उनका सपोर्ट करते हैं, तो लड़कियां वो करके दिखाती हैं जो कभी लड़के भी नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, बस फ़र्क आपकी परवरिश का है। तो अपने मन से ये सोच निकालिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। सूरज ने पूछा चंदा से, चंदा ने पूछा तारों से, तारों ने पूछा हज़ारों से, सबसे प्यारा कौन है, सबसे प्यारा कौन है, पापा, मेरे पापा। हमारी कहानी आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम। कैसी कैसी बात कर रही हैं भाभी, आपको ये बोलने में थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? अभी भैया को गए 2 महीने भी नहीं हुए हैं और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति, ये आज मुझे दिख रहा है। हम बहनें बेटियां अपने मायके को सलामत देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमें उनसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए होती है। आप भाभियां ये बात क्यों नहीं समझती हैं कि हम ननद को कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार और सम्मान के लिए ही हम यहाँ आते हैं। ऐसा क्या हो गया जो एक ननद को अपनी भाभी से ऐसी ऊंची आवाज़ में बात करनी पड़ी? ये सब जानने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही अच्छी और इमोशनल स्टोरी सुनने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसके पास किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी वो दुखी थे। उनके पास मान सम्मान, धन दौलत, परिवार सब कुछ था। जो उनका घर आंगन सूना था वो था एक बेटी की कमी से। उन्होंने भगवान से लाखों दुआएं मांगी, दिन रात मंदिरों के दर्शन किए, जहाँ कोई भी बताता वहाँ जाते, तब जाके उन्हें एक बेटी मिलती है जिससे उनका पूरा परिवार कंप्लीट हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। उसके अभाव में उन्हें कितने दुख होते थे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। उनके यहाँ 4 पीढ़ियों से बेटी नहीं हुई थी, इस कारण जब पराग की बहन घर में आती है वो बहुत खुश होता है। वो अपनी बहन को सीने से लगाए रखता, किसी को छूने नहीं देता। वो कहता है मेरी बहन मेरी आँखों का तारा है। दोनों भाई बहनों में इतना अटूट प्रेम था, वो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। सोते साथ में, बैठते उठते, खेलते खाते, हमेशा एक साथ रहते। धीरे धीरे समय बीतता है और पराग के पिता का निधन हो जाता है तो सारी जिम्मेदारी पराग पर आ जाती है। पराग अपनी बहन को बहुत प्यार करता था, इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपनी बहन की शादी अपने बहुत ही करीबी मित्र के साथ करवा देता है, जिससे उसकी बहन उससे ज़्यादा दूर ना रहे और वो हमेशा उसके पास, उसकी आंखों के सामने। मुस्कान की शादी एक अच्छे परिवार में हो जाती है। कुछ दिनों के बाद मुस्कान अपने भाई से कहती है आप भी शादी कर लो, और पराग की भी शादी हो जाती है। घर तो खुशियों से भरा हुआ था, चारों तरफ खुशियाँ खुशियाँ होती हैं। समय बीतता है और पराग के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। इधर मुस्कान के भी 2 बच्चे हो जाते हैं, एक लड़का और लड़की। जिस चीज़ की कमी थी आज वो भी पूरी हो गई। भाई बहन बहुत खुश थे, पर वही होता है कि कब हमारी खुशियों को हमारी ही नज़र लग जाए हमें पता नहीं चलता है। एक दिन पराग को पता चलता है कि उसे कैंसर है, वो भी लास्ट स्टेज का। अब वो बहुत दुखी हो जाता है। वो सोचता है उसके जाने के बाद उसके परिवार का क्या होगा, उसकी बहन, उसके बच्चे, बीवी। उसके लिए वो वसीयत बनवाता है, उसमें एक हिस्सा अपनी बहन के लिए और बाकी अपने बच्चों और बीवी के लिए रख देता है।
कुछ दिनों के बाद पराग की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद उसकी वसीयत का सच सामने आता है तो उसकी बीवी और बच्चों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। माँ से कहते हैं कि माँ, पिताजी ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, उन्होंने बुआ के नाम पर इतनी सारी प्रॉपर्टी क्यों कर दी, उनके पास कोई चीज़ की कमी तो नहीं है, उन्होंने हमारा हिस्सा बुआ को क्यों दिया। अब जब भी मुस्कान घर में आती कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता, कोई उसे मान सम्मान नहीं देता, यहाँ तक कि उसकी भाभी भी उसे चाय के लिए नहीं पहुँचती। यह देखकर वो बहुत ही दुखी हो जाती, पर यह सोचती कि शायद भाई के दुख की वजह से वो ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे समय बदलता है, उनका व्यवहार बद से बदतर होने लगता है। अब वो उनसे बात भी नहीं करते हैं, उनकी तरफ देखते भी नहीं थे। जो दिन भर बुआ बुआ कहकर थकते नहीं थे, आज बुआ का नाम सुनते ही वो चिढ़ जाते। वो भाभी जो दीदी दीदी करते उनके आगे पीछे घूमती थी, आज वो उनके आते ही रूम में बंद हो जाती, जैसे वो चाहती ही नहीं थी कि मुस्कान उनके घर आए। मुस्कान ने भी धीरे धीरे घर आना बंद कर दिया, क्योंकि जहाँ सम्मान नहीं क्या फ़ायदा। एक दिन वो लेटी हुई थी, अपने भाई के बारे में सोच रही थी, तभी भाभी का फ़ोन आता है। वो कहती हैं कि आपको घर पर आना पड़ेगा। वो डरी सहमी से तैयार होकर घर की तरफ निकलती है। घर जाकर पहुंचती है तो देखती वहां पर लोगों की भीड़ लगी। बच्चे आपस में बात कर रहे थे, बुआ आ गई हैं, इनसे पेपर पर साइन करवा लो, इन्हें प्रॉपर्टी की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ, इन्हें बता दो इनके पास क्या किसी चीज़ की कमी है जो ये हमारे हिस्से पर कब्जा करना चाहती हैं। मुस्कान ने ये सब सुना तो उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। मुस्कान की भाभी कहती हैं, दीदी यहाँ पर आकर साइन कर दो, आपको क्या प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, वो तो आपके भाई ने भावुक होकर आपको प्रॉपर्टी का हिस्सेदार बना दिया, आपके पास तो किसी चीज़ की कमी नहीं है, फिर आप क्यों प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हैं। मुस्कान अपनी भाभी की ऐसे बातें सुनकर कहने लगती है, भाभी, भाई को गए हुए 2 महीने भी नहीं हुए और आपकी कितनी घटिया सोच है मेरे प्रति। मैं क्या आपकी प्रॉपर्टी पर हक जमाना चाहती हूँ, वो तो भाई का प्यार था जो उन्होंने मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉपर्टी दे दी तो क्या हो गया। इस पर दोनों बच्चे कहने लगते हैं, बुआ आपको शर्म नहीं आती है, आपका लालच बढ़ता ही जा रहा है, आपके पास इतनी सारी प्रॉपर्टी है फिर भी आप हमारे हक पर अपना हक जमाना चाहती हैं, आपको लाज नहीं आती है। बच्चों की ऐसी बातें सुनकर मुस्कान का कलेजा तो मुंह में आ रहा था। उसे ज़्यादा देर नहीं लगी, उसने कहा कि कागज़ इधर लाओ, साइन किए। और वो अब समझ चुकी थी कि यहाँ पर उसका आना व्यर्थ है, सारा खेल प्रॉपर्टी का था। और वो ये सोचकर अपनी गाड़ी में बैठकर अपने पिया से ससुराल चली आती है। समय बीतता है, मुस्कान ने कभी भी पलटकर अपनी भाभी की तरफ नहीं देखा और ना ही उसकी भाभी ने उसे कभी फ़ोन किया, पर वो अपने भाई को याद करना कभी नहीं भूलती। समय बीतता है और 2 साल निकल जाते हैं। आज उसके बेटे का बर्थडे है और वो भगवान के पास मंदिर में पूजा कराने के लिए जाती है, साथ ही कुछ ज़रूरतमंद लोगों को वस्त्र और मिठाई दान देने के लिए। जब वो मंदिर में ये सब कर रही होती है तो अचानक उसकी नज़र एक औरत पर जाती है जो फटे हाल है और गंदे कपड़े पहने हैं। उसे देखकर अचानक उसके मुंह से चीख निकल जाती है और वो कहती है, भाभी, आपके साथ ये क्या हुआ, ये किसने किया आपके साथ ये सब। वो औरत उसे देखकर, जो कि उसकी भाभी थी, वहाँ से भागने लगती है। मुस्कान उन्हें पकड़ लेती है और गले से लगा लेती है। भाभी, क्या हुआ, आपकी ये हालत किसने की है। तब भाभी कहती है, जैसे मैंने व्यवहार तुम्हारे साथ, भगवान ने मुझे उसी की सज़ा दी है जो मैंने आपके साथ किया। मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली और मेरे बच्चों ने वो प्रॉपर्टी मुझसे छीन ली और मुझे घर से निकलने पर मजबूर कर दिया। मैं दर दर की ठोकरें खा रही हूँ, 4 दिन हो गया मुझे खाने को नहीं मिला है। एक एक अन्न के दाने के लिए हमारे बच्चों ने हमें तरसा दिया। मैंने तुम्हारे साथ जो किया, भगवान ने उसकी अच्छी सज़ा दी है। मुस्कान कहती है, भाभी, आप क्या बोल रही हो। वो उसे गले से लगा लेती है और भाभी को पानी पिलाती है और अपने घर ले आती है। मुस्कान कहती है, भाभी, आप बताइए क्या हुआ।
पूरा सही सही और सच सच बताइए, क्या किया आपके बच्चों ने आपके साथ में। तब वो रोने लगती हैं और कहती हैं, मेरे बच्चों का लालच कम नहीं हुआ जबकि और बढ़ गया। इतनी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी उन्होंने मेरे हिस्से को भी धोखे से अपने नाम कराने की कोशिश की। जब मुझे पता चला तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा, पराग ने मेरे लिए एक छोटा सा टुकड़ा छोड़ा है, उस पर तुम क्यों हक जता रहे हो। तब वो कहते हैं, आपको इस सब की क्या ज़रूरत है, आप रहती तो हो हमारे साथ, आपको खाने को मिल रहा है, रहने को मिल रहा है, और क्या चाहिए। क्या मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी अपनी छाती पर बांध कर ले जाओगी, तब तो हमें देना पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा, कुछ भी हो जाए मैं ये प्रॉपर्टी नहीं दूंगी। मैं समझ चुकी थी कि मेरे बच्चे लालच में आ चुके हैं और वो मुझे कभी भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने उन्हें मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई की। मैं कैसे भी करके वहाँ से भाग कर आई हूँ और यहाँ छिप गई। उन्होंने मुझे रूम में बंद करके रखा था, 4 दिन से मुझे खाने को नहीं दिया था। कहा था, जब तक कि प्रॉपर्टी पे साइन नहीं करोगी मैं तुम्हें खाने को नहीं दूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास है बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मुस्कान कहती है, नहीं भाभी, आप ऐसा मत बोलो, आप मेरी माँ के समान हो, आप मुझसे माफ़ी मत मांगो, मैंने आपको कब का माफ़ कर दिया है। और यह कहकर ही वो अपनी भाभी को अपने गले से लगा लेती है और दोनों ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। मुस्कान अपनी भाभी से कहती है, आप चिंता मत करो, मैं आपकी प्रॉपर्टी आपको दिलाकर रहूँगी। तो उसकी भाभी कहती है, रहने दो, ले लेने दो उनको, मैं कहीं भी जाकर गुजर कर लूँगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तुम परेशान मत हो। इस पर मुस्कान कहती है, आप भाभी ऐसा क्यों बोल रही हो, मेरी तो आप माँ के समान हो, आप हमेशा मेरे साथ रह सकती हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आपके बच्चों को सबक सिखाना थोड़ा ज़रूरी है। मुस्कान कहती है कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं उन्हें सबक सिखाकर ही रहूँगी। तभी वो एक वहाँ के प्रसिद्ध वकील को फ़ोन करवाती है और कहती है कि एक मामला दर्ज करना है धोखाधड़ी, मार पिटाई का, बदसलूकी का। कैसे उनके बच्चों ने एक प्रॉपर्टी के टुकड़े के लिए अपनी माँ को इतना मारा पीटा और प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए उन्हें भूखा प्यासा रखा। जब उन्होंने प्रॉपर्टी उनके नाम नहीं की तो उन पर बहुत सारे अत्याचार किए। वो किसी भी तरह जान बचाकर वहाँ से भागी हैं। जब ये मामला कोर्ट में पहुँचता है, जज मुस्कान की भाभी के पक्ष में फैसला देता है और वो कहता है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पर बच्चों का कोई अधिकार नहीं होता है, एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी जाएगी। अगर उन्हें रहना है तो वो मकान का किराया देंगे, तभी वो उनके साथ रह सकते हैं और उनकी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उनका हक है, वो चाहें जिसे अपनी प्रॉपर्टी दे सकती हैं। सारे बच्चे ये सुनकर बहुत दुखी हो जाते हैं। इतने सुनते ही बच्चे उनसे माफ़ी मांगने लगते हैं और कहते हैं, माँ हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो, आप हमारे साथ रहो चलकर, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। पर मुस्कान की भाभी कहती है, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहूँगी, मैं एक बात अच्छे से समझ चुकी हूँ कि प्रॉपर्टी और पैसा आदमी को किसी भी हालत में नीचे गिरा देता है। वो अपनों के साथ ऐसा व्यवहार करता है, उसके लिए पैसा ही सब कुछ होता है और परिवार और रिश्तों की वैल्यू ख़त्म हो जाती है। मैं आज से अपनी सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी मुस्कान के नाम करती हूँ। तुम लोग अपना जीवन अपने हिसाब से जियो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जब तक तुम्हें रहना है यहाँ रहो, उसके रहने का तुम्हें हर्जाना देना होगा और मेरे मरने के बाद ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बुआ को मिल जाएगी। बच्चे ये सुनकर तो उन्हें काटो तो खून ना निकले ऐसी स्थिति में खड़े हुए थे और उन्हें भी ये समझना ज़रूरी था कि कैसे तुम एक प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए रिश्तों को नकार देते हो। क्या प्रॉपर्टी इतनी ज़रूरी है जिसमें तुम अपने ही लोगों की मारपीट और उनके साथ व्यवहार करते हो। अब उनके बच्चे भी ये सब समझ चुके थे, पर उन्होंने अपनी माँ का विश्वास खो दिया था। अब वो दोबारा जोड़ा नहीं जा सकता था। इस बात का उन्हें हमेशा के लिए अफसोस रह गया। वापस आ चुकी है और वो उसे बहुत प्यार करती है। उसने भाभी से कहा, भाभी मुझे कुछ नहीं चाहिए, सारी प्रॉपर्टी आप अपने बच्चों को दे दो, मैं तो आपके बदलाव से ही बहुत खुश हूँ। तब वो अपनी बच्चों से कहती है, देखो तुमने बुआ के खिलाफ मुझे कितना भड़काया, तुमने क्या क्या किया, और ये तुम्हारी बुआ सब कुछ छोड़कर तुम्हें खुश देखना चाहती और तुम्हें उसने माफ़ भी कर दिया है। अपने बच्चों को अपनी गलती का एहसास होता है
और वो बुआ के पैरों पर गिरकर माफ़ी मांगते हैं। मुस्कान उन्हें माफ़ कर देती है और गले से लगा देती है। ये सबक सबको सीखना चाहिए कि पैसे अपनी जगह पे हैं, रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। एक बार अगर वो खो जाए फिर वो कभी नहीं मिल सकते। पैसा तो हम दोबारा भी कमा सकते हैं। अपने परिवार को मान सम्मान दीजिए। अपनी बुआ हो चाहे भी अपने परिवार का कोई भी सदस्य हो, उसके प्यार को समझिए, उसे पैसों से मत तोलिए। हमारी कहानी आज यहीं पर समाप्त होती है। जल्दी ही मिलते एक नई कहानी नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।